आई होप सभी को स्क्रीन विजिबल है। राइट। सो ये पीपीटी जो है, ये प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में है, पर हम लोग का इंटरेक्शन विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। राइट। तो थोड़ा थोड़ा मैं फर्स्ट आई टॉक एंड देन वील पॉज टू टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस, थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखने की कोशिश इसे करेंगे। राइट। सो हमने जो फॉर्म भेजा था उसमें हमने पूछा था कि आप लोग ये सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या आपने कभी केस स्टडीज लिखा है कि नहीं लिखा है। सो बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने केस स्टडीज लिखा है, बहुत से लोगों ने कहा कि हमने लिखा है पर अभी भी गाइडेंस चाहिए, और एक सेक्शन ऐसा भी था जिन्होंने आज तक कभी केस स्टडी नहीं लिखी है। सो वी हैव अ मिक्स बैग ऑफ पीपल, बेसिकली हर तरीके के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करेंगे फ्रॉम जीरो, क्योंकि ये 2 दिन का है। तो बेसिकली आज वी विल लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ केस स्टडीज। राइट। वी विल लुक एट कि केस स्टडीज एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्यों हमें ये लिखना चाहिए, वाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए केस स्टडीज क्यों इम्पोर्टेंट है। We'll then eventually get into the first step of writing a case study, which is gathering information. हम जो information है from the ground किस प्रकार से gather कर सकते हैं, and then we'll move into a very important aspect, which is एक अच्छे case study के elements क्या होते हैं, which I think is the most important part of it. And then we'll move on to day 2, where जिसमें हम थोड़ा एडवांस्ड केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि एक केस स्टडी का लीड आप किस तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। कभी कभार हम केस स्टडीज लिखते हैं फॉर आवर डोनर्स, फंड रेज करने के लिए, या फॉर अ वेरी टेक्निकल थिंग। बट जब हम बहुत टेक्निकल कुछ लिखते हैं तो क्या हमारे घर पे, हमारी फैमिली में, हमारे भाई बहन, बीवी, बच्चे, क्या वो पढ़ के डू दे गेट एक्साइटेड, क्या वो पढ़ के आगे उसे पढ़ना चाहेंगे। सो हाउ डू वी मेक अ केस स्टडी वेरी मच एक्सेसिबल फॉर द कॉमन लॉट, मतलब कोई लेमैन भी अगर उसे पढ़े तो उसे मन करे कि वो आगे उसे पढ़ने की कोशिश करे। तो हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है स्टोरी टेलिंग की, कैसे आप अपना ही केस स्टडी ज्यादा इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव बना सकते हैं, वो हम लोग कल टच करेंगे। डेटा इंटीग्रेशन, जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास है उसे हम एक केस स्टडी में क्रिएटिवली कैसे इंटीग्रेट करें कि वो एक बोरिंग सिर्फ नंबर्स नंबर्स ना लगे। राइट। एथिकल कंसिडरेशंस क्या होते हैं, एक केस स्टडी को आप फाइनली रिव्यू और फाइनलाइज कैसे करते हैं, व्हाट आर दी एडिटिंग पॉइंट्स जो आप ले सकते हैं। एंड एक फाइनल एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज रहेगा, नॉट अ वेरी टेक्निकल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, बट प्रॉबेबली एक छोटा सा असाइनमेंट जैसा, जिसमें आप सब जो भी विलिंग हो वो अपने छोटे छोटे केस स्टडीज सबमिट कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली डिस्कस ऑन दोज। राइट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज अ केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है। राइट। सो यहाँ डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट प्रोवाइड्स अ नरेटिव ड्रिवन अप्रोच टू डॉक्यूमेंटिंग एन इवेंट, पर्सन और ग्रुप्स एक्सपीरियंस विद अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन। ठीक है। तो केस स्टडी के कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं। पहला है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि केस स्टडी जो फोकस करता है वो किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिक्शनल कहानी पे फोकस नहीं करता। राइट। आप सभी ग्राउंड पे जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ, आपकी अपने जो सीएसओज हैं, एनजीओज हैं, वो जो भी इंटरवेंशन करते हैं ऑन द ग्राउंड, उसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि वो इंटरवेंशन क्यों जरूरी है। राइट। सो वट एवर इज हैपनिंग, जो चीजें हो रही हैं असलियत में, करेक्ट, वो वहीं वहीं हो रही हैं। दैट्स वाई केस स्टडी जो है वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट दिखाता है, कुछ भी फिक्शनल या हाइपोथेटिकल नहीं दिखाता। ऑल्सो केस स्टडीज आर बेसिकली दे हैव इन डेप्थ एनालिसिस। हम एक केस स्टडी सिर्फ एक कहानी, छोटी सी कहानी लिख के छोड़ नहीं देते, हम उसमें बताते हैं कि वो चीज क्यों हुई थी। करेक्ट। अगर हम कहीं बता रहे हैं कि मिट्टी खराब है, तो उस केस स्टडी में हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो मिट्टी किस वजह से खराब हुई है, हैव देयर बीन एनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से ये हुआ है। करेक्ट। देन वी लुक एट कि इस प्रॉब्लम को समझने के लिए किस प्रकार के इंटरवेंशंस किए गए हैं। राइट। एंड उन इंटरवेंशन से रिजल्ट क्या आया है। सो व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ दिस, अगर हम इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वो एक इन डेप्थ एनालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज दैट्स व्हाई आर लॉन्गर इन लेंथ, थोड़े लंबे होते हैं। करेक्ट। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। सो बेसिकली
केस स्टडीज थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग लेता है और थोड़ा सा एनालिसिस लेता है और उन्हें कंबाइन करता है, राइट? सो इमेजिन हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे टॉर्टोइज और खरगोश की कहानी, राइट? तो वो एक कहानी है, पर अगर हम उसमें एक टॉर्टोइज और एक खरगोश का बिहेवियर समझने की कोशिश करें, द स्पीशीज दैट दे कम फ्रॉम, राइट? वो जो वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, व्हाई डू दे बिहेव अ सर्टेन वे, क्या है क्या नहीं, और इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें तो वी एड द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, राइट? सो आपका केस स्टडी कैन नॉट जस्ट बी अ स्टोरी कि एक इंसान ने ये किया और ऐसा हो गया, राइट? You have to understand कि if a person did something, why and how they did it. So when we start answering these questions, हम लोग उसमें analysis का component add करते हैं. So that makes your case study even more worth more reading, right? लास्ट पॉइंट है आपका एविडेंस बेस्ड. सो बिकॉज इसको हम पहले वाले से ही कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आपका केस स्टडी इज नॉट हाइपोथेटिकल, क्योंकि आपका केस स्टडी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में है. इट हैज टू बी बैक्ड बाय एविडेंस, करेक्ट? चाहे आप वो क्वालिटेटिव डेटा से ले, यानी कि इंटरव्यूज करें, या फिर आप उसे क्वांटिटेटिव डेटा से ले, करेक्ट? बट अब जो भी इसमें बताते हैं उसका एक एविडेंस बैकिंग होना चाहिए, वो चाहे कोई एक्सटर्नल रिसर्च वगैरह में भी हुआ हो या कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स भी हो, बट गुड एविडेंसेस एड वैल्यू टू द केस स्टडी, राइट? सिमिलर टू व्हाट इज अ केस स्टडी, हम लोग फिर वी लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडीज. बहुत सिंपल इंपॉर्टेंसेस है, मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो इट, बट जस्ट टू गो थ्रू इट. पहला आपका हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग, करेक्ट? आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो लेसन लर्न है फ्रॉम द ग्राउंड, उन्हें कैप्चर करना, राइट? एंड स्टेक होल्डर्स को ये समझा पाना कि ये जो भी इंटरवेंशंस थे या बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, उससे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बेसिकली व्हाट वर्क एंड व्हाट डिडंट वर्क, राइट? सो ये हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, कभी कभार एक्सटर्नल आपकी सोशल मीडिया पे पब्लिश करने के लिए लोगों के लिए करते हैं, करेक्ट? सो डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देन आपका आता है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस. जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं या कोई भी प्रोग्राम फ्रेम हो रहा है, तो जब हम ऑन ग्राउंड एविडेंस या ऑन ग्राउंड स्टडीज लेके जाते हैं तो दे बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल जो इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इन्फ्लुएंस करता है, करेक्ट? और सिमिलरली एग्रीकल्चरल इश्यूज जो है या सोल्यूशंस जो है, उनके अराउंड अवेयरनेस रेज करने में भी ये हेल्प करता है. दिस इज अगेन अ लार्जर पिक्चर. एडवोकेसी और अवेयरनेस इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है. एंड देन वी मूव ऑन टू फंडिंग प्रपोजल्स एंड इम्पैक्ट मेजरमेंट, राइट? तो of course every organization needs certain amount of fundings, और आपका जो काम ऑन ग्राउंड हो रहा है वो काम कितना सक्षम है, उस काम से लोगों में क्या चेंज हुआ, लोगों की लाइव्स में क्या चेंज हुआ. हम कहते हैं चेंजेस इन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, राइट? इम्पैक्ट्स इन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल. तो उस इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करके शेयर करना, एक्सप्लेन करना केस स्टडीज का काम होता है, करेक्ट? एंड देन फाइनली कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग. तो ये सब तो हमने कह दिया कि आप आपके थ्रू दूसरे सोर्सेस तक जा रहा है, बट इंटरनली जो लोग भी हैं, गुजरात का एक खेडूत है ना, और उड़ीसा का एक चासी, इन दोनों को एक दूसरे के वहां प्रॉबेबली कुछ सिमिलर कंसर्न्स हो, कुछ सिमिलर इश्यूज हो, तो केस स्टडीज इस तरीके से वो गैप भी ब्रिज कर सकता है ऑफ नॉलेज बिटवीन फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, राइट? सो फार्मर्स हो या प्रैक्टिशनर्स हो ऑफ नेचुरल फार्मिंग, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, पियर एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ केस स्टडी. ये भी आई एम प्रिटी श्योर कि काफी लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट हम लोग जनरली इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ अ केस स्टडी लिखने के पहले, राइट? आप लोग केस स्टडी लिखने से पहले इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर कर सकते हैं? तो देर आर टू टाइप्स, है ना. एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं आपके और एक सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपका केस स्टडी एक्यूरेट हो, आपका केस स्टडी क्रेडिबल हो, और आपकी केस स्टडी में डेप्थ हो, राइट? तो इफ यू लुक एट प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट हैंड कलेक्शन जो है, वो आप कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज, करेक्ट? इंटरव्यूज आप लोग कर सकते हैं ऑफ फार्मर्स, इंटरव्यू आप लोग कर सकते हैं ऑफ पीपल फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इस काम में, वहां पे फील्ड में आपके फील्ड वर्कर्स हो सकते हैं, कोई सीनियर स्टाफ हो सकता है, एनीबडी, राइट? आपने जो आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, या तो कोई नेचुरल फार्मिंग टेक्निक आइडेंटिफाई की है या एनएफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, तो उसके रिलेटेड आप लोग पॉलिसी मेकर्स या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु कैन टेल यू कि
व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, राइट, और हु कैन टेल यू कि ये इश्यूज क्यों आए थे विद अ मोर नुआंस्ड इनपुट, करेक्ट? तो हमें कभी-कभार लगता है कि हमने केस स्टडी लिखा, हम एक गाँव गए, हमने उस इंसान का केस स्टडी लिखा, उस इंसान ने एक इंटरवेंशन किया है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की है या किचन गार्डन किया है, एंड हमने लिख दिया न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट है किचन गार्डन से, उनके प्लेट में द डाइट हैज़ चेंज्ड, राइट? पहले वो लोग सिर्फ एक सब्जी या आलू और चावल खाते थे, अब नाउ दे हैव डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑन देयर प्लेट। बट इसके अलावा आप अपने केस स्टडी को नुआंस्ड कैसे बना सकते हैं? आप उसे नुआंस्ड बना सकते हैं बाय इंटरव्यूइंग मोर स्टेक होल्डर्स, राइट? आप अगर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास जाते हैं और एक छोटा-सा कोट ले लेते हैं ऑफ व्हाई एक किचन गार्डन क्यों इम्पोर्टेंट है, से इन अ ट्राइबल बेल्ट, राइट? जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल्स कम हैं, तो इट एड्स वैल्यू टू द केस स्टडी। या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ही बात कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प करता है ऑफ अ फैमिली टू अ फैमिली, राइट? सो प्राइमरी सोर्सेज आर इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, करेक्ट? सो आप फार्मर से तो बात कर ही रहे हैं, वो आपके सोर्सेज हैं ही, दे टेलिंग यू एवरीथिंग जो हो रहा है ऑन ग्राउंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स यू अ बेटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू डेवलप द केस स्टडी बेटर, राइट? सिमिलरली आपके इंटरव्यूज भी 3 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्ट्रक्चर्ड, एक हो सकता है सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है जब आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि व्हाट द केस स्टडी शुड लुक लाइक, और आपने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम कर लिए हैं, राइट? सो यू हैव अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। आपने सोचा है मुझे ये 10 क्वेश्चन एक फार्मर से पूछना है। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास 5 और क्वेश्चंस हैं व्हिच यू थिंक आपको एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से पूछना है, करेक्ट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस ऑलरेडी स्ट्रक्चर कर लेते हैं एंड देन यू गो अहेड एंड आस्क देम। सेमी स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखें टू इंक्लूड एंड इन्वॉल्व मोर क्वेश्चंस, राइट? कि आपने सेमी स्ट्रक्चर्ड आपने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, वो जब वो जवाब दे रहा है, तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। मैं हमेशा कहती हूँ कि लिखना अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। तो आप जब अच्छा सुनने लगेंगे, तो आप अच्छा लिखने भी लगेंगे। बहुत ऑटोमैटिक है वो। तो क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आइडिया का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? फ्रॉम द अदर एंड टू यू। तो आपके पास कंटेंट आ जाता है टू राइट बेटर, करेक्ट? तो इसीलिए जब आप उनसे कोई सवाल करते हैं एंड देन यू टेल देम कि यू हैव दीज क्वेश्चंस और वो जवाब दे रहे हैं, तो उन जवाबों में से भी आप सवाल निकाल सकते हैं, करेक्ट? तो उन जवाबों में से जब आप सवाल निकालते हैं तो आपके पास एक प्री डिफाइंड, अगर आपके पास नोशन है कि हमने ये इंटरवेंशन किया था और इस इंटरवेंशन का इम्पैक्ट ये रहा था, बट व्हेन यू हैव मोर क्वेश्चंस, मोर फॉलो अप क्वेश्चंस कहते हैं हम उन्हें, और ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम व्हाट इज बीइंग ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन द इंटरव्यू, आपके पास और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने का स्कोप आता है, करेक्ट? प्रोबेबली आप उसी केस स्टडी से 2 केस स्टडीज भी निकाल सकते हैं, राइट? सो फॉलो अप क्वेश्चंस इज ऑलवेज गुड, बट उसके लिए थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा कि आप यहाँ से ये ट्रेलिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जनरली होता है कि मैंने बहुत बार किया है कि हम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के साथ जब भी स्टोरीज करती थी तो मैं जनरली महिलाओं के साथ उनके जंगल चले जाया करती थी। तो वहाँ वो लोग फॉरेज करते हैं, पूरे दिन का खाना निकालते हैं, दे वुड रात को क्या साग बनेगा वो वहीं डिसाइड कर लेते हैं। तो जब हम वहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड किया करते थे, तो आई वुड लेट देम टॉक, मैं उन्हें बात करने देती थी और उन्हीं के साथ मैं उनसे उन्हीं उसी अराउंड उसी उसी एनवायरनमेंट में उनसे कुछ सवाल किया करती थी। तो वो लोग बहुत बेझिझक होके, बहुत अपने कम्फर्ट ज़ोन में आराम से मुझे जवाब दिया करते थे। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड फ्लो भी हो सकता है वेयर आपने ये डिफाइन नहीं किया है कि मुझे यही सवाल पूछना है। बट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आपके पास समय कितना है, टाइम इज़ अ बिग, बिग कंस्ट्रेंट, तो आपके पास समय कितना है, वो सब डिसाइड करके हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट अनस्ट्रक्चर्ड आप तभी करें जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इस तरीके से आपको जो कंटेंट चाहिए वो आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हेल्प इसीलिए करता है क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, तो आप यू आर श्योर कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। तो आप फील्ड पे जाने से 2 दिन पहले भी अगर वो क्वेश्चंस बनाते हैं और फील्ड पे जाने के 1 दिन पहले उन्हें रिवाइज़ करते हैं या किसी और पीयर से शेयर करते हैं, एक साथ उसे बैठ के समझते हैं,
तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मिस हो रहे हो तो आपके ग्रुप से कोई और आपको हेल्प कर सके कि यार ये और 2 सवाल जोड़ ले, शायद ये भी कुछ एक आंसर निकालने में तेरी मदद करेगा, राइट? सो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस इज द वे टू गो फॉर मी। पहले तो आप बिल्कुल ही स्ट्रक्चर करिए, क्वेश्चंस अपने समझ लीजिए। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड, ऑफ कोर्स आपने अच्छे से अगर उन सवालों के जवाब सुने हैं तो यू विल हैव फॉलो अप क्वेश्चंस जिन्हें आप पूछें। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आप आराम से, मतलब कभी जब आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम हो, बहुत सारा समय हो और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी फील्ड को लेके, अब तब उस तरीके से उसे अनस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जैसे हम पत्रकारिता में हम लोग कहते हैं पैराशूट जर्नलिज्म। मतलब उड़ीसा में कोई घटना हुई है, दिल्ली से कोई पत्रकार आके 2 दिन में उड़ीसा से वो न्यूज कवर करके वापस चले गए, इसे कहते हैं पैराशूट जर्नलिज्म, राइट? बट जो पत्रकार, सपोज कालाहांडी की एक खबर है और वो कालाहांडी के एक ब्लॉक का ही पत्रकार है, राइट? वो उस ब्लॉक को देखते आ रहा है हमेशा से। तो जैसे आप जिस फील्ड में काम करते हैं, अगर आप वहां 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, तो आप उस फील्ड को ऑब्जर्व करते आए हैं बहुत समय से, राइट? बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस होंगे। आप लोगों को शायद कभी लगता भी होगा कि हाँ यार ये होता है, क्योंकि जो लोग जहाँ के होते हैं उन्हें लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है। बट यही कॉमन सी बातें एक्चुअली एज नुआंसेस जुड़ती हैं जब आप केस स्टडी लिखते हैं, राइट? तो एज समबडी जो केस स्टडी लिखना चाहता है या कुछ भी राइटिंग करना चाहता है फ्रॉम द फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। एंड जस्ट ऑब्जर्वेंट ना हो, एक्चुअली उन ऑब्जर्वेशंस को कहीं नोट भी करें, राइट? सो व्हेन यू डू दैट, आप जब वो करेंगे तो कुछ चीजें होंगी जो शायद पहले आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, करेक्ट? और आप अपनी टीम को या इवन गांव के लोगों को या सबको बता पाएंगे कि यार देयर हैज बीन दिस काइंड ऑफ अ चेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व। वो अपने आप में एक केस स्टडी में कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट? तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक फील्ड नोट्स। आप लोग फील्ड नोट्स ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ले सकते हैं फॉर विजुअल एविडेंस, करेक्ट? ये ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकती हैं? ऑब्जर्वेशंस आपके सॉइल की हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन क्रॉप्स की हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन इरिगेशन सिस्टम्स की हो सकती हैं, फार्मिंग मेथड्स की हो सकती हैं जो इन प्रैक्टिस है, करेक्ट? और फार्मर बिहेवियर की भी हो सकती है, इंसान के बिहेवियर की भी हो सकती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी हो सकती है इन डिसीजन मेकिंग, राइट? सो विजिलेंट रहना और चीजों को ऑब्जर्व करके खुद नोट करना इज ऑल्सो अ की एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ गुड राइटर, राइट? तो आप जितना ऑब्जर्व करेंगे आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। मैं एक कल ये हम टच करेंगे वैसे इंट्रोडक्शन में, बट मैं बस बताना चाहूंगी कि अगर आप कभी कोई आर्टिकल या कुछ भी ऐसा लेख पढ़ते हैं और उस लेख में पहले लिखा हो, सपोज ऐश्वर्या ही ले लीजिए। ऐश्वर्या मोहंती अपने घर के बाहर बैठी थी एंड शी वाज ग्रोइंग एक्स वाई जी क्रॉप्स, ये एक हो गया। बट अगर आपने ऐश्वर्या मोहंती के आसपास का एनवायरनमेंट डिस्क्राइब किया, जो डिस्क्रिप्शन हम कल करेंगे, बट अगर आप उन छोटी छोटी बातों को ले आएंगे तो पर्सन वुड वांट टू रीड मोर, वुड वांट टू नो मोर अबाउट ऐश्वर्या, क्योंकि एक लेवल पे वो विजुअलाइज कर चुके हैं कि क्या है, राइट? ऐश्वर्या कहाँ प्लेस्ड है, करेक्ट? सो जब आप अच्छे से चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को अपनी लेख में या अपनी राइटिंग में ढालना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो एंड दैट हेल्प्स द रीडर कनेक्ट विथ योर केस स्टडी इवन मोर। सो आफ्टर प्राइमरी, ये आपके प्राइमरी हो गए सोर्सेस। नेक्स्ट आपके आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज बेसिकली, प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जो आपने फर्स्ट हैंड लिया, राइट? थ्रू इंटरव्यूज हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो गए, थ्रू ऑब्जर्वेशंस हो गए। सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं जो आप ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करते हुए इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोस्त जो पहली बार प्रॉबेबली केस स्टडी लिख रहे हैं या जो पहली बार फील्ड में गए हैं, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, या एक नया फील्ड है, करेक्ट? इफ इट्स अ न्यू फील्ड फॉर यू, वो जगह ही नहीं है या वो थीमेटिक एरिया नया है, सो व्हाट डू यू डू इज आप जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में या आपके विद इन योर ग्रुप्स, विद इन योर एनजीओज, विद इन योर कम्युनिटी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट?
सो हाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो आप पढ़ सकते हैं? आपके होते हैं रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स, राइट? गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे ऑन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड रूरल डेवलपमेंट। इन सब की कुछ लिस्टिंग वगैरह भी हम एज मटेरियल्स शेयर करेंगे आफ्टर द 2 days, तो वो मैं आपको एक कंसोलिडेट करके भेज दूंगी। um, हर एनजीओ और सीएसओ के अपने अपने रिपोर्ट्स भी होते हैं, जो शायद पहले आपके पहले भी किसी ने केस स्टडीज लिखी होंगी, राइट? या एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की होंगी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू रीड देम, करेक्ट? कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है आजकल एग्रोइकोलॉजी स्पेस में, तो सॉइल फर्टिलिटी को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेके, जो भी साइंटिफिक स्टडीज ओपन एक्सेस है और आप उन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड इफ यू आर एबल टू एक्सेस दोज रिपोर्ट्स ऑल्सो, तो जिस चीज पे आप केस स्टडी लिखना चाहते हैं उसका एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप और बेहतर केस स्टडी लिख पाएंगे, राइट? सो केस स्टडी शुड नॉट ऑलवेज बी कि आप फील्ड पे गए, आपने ये देखा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हमने लिख दिया, राइट? खुद का एक नॉलेज बेस भी एक्सपैंड करना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केस स्टडी राइटिंग। सो राइटिंग एक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल चीजें आती है, राइट? लाइक लिसनिंग, like reviewing existing information, like gaining knowledge, correct? And then when you write, that write up becomes more important, correct? Next up क्या होगा है articles and news reports, similar to what we discussed पहले। देर आर लॉट ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स जो आते रहते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं कि सिमिलर इंस्टेंस पहले कभी हुआ है क्या। कहीं कोई ब्लॉग्स लिख रहा है, एक्सपर्ट कॉलम्स लिख रहे हैं, लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो बीइंग शेयर्ड, हम लोग भी आजकल शेयर कर रहे हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज को लेके अगर देर हैज बीन सिमिलर ब्लॉग्स और एक्सपर्ट कॉलम्स, तो वो लोग व्हाट आर दे सेइंग, राइट? एंड इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू देम अपने खुद के केस स्टडी के लिए। देन प्रीवियस केस स्टडीज, अगर उसी एरिया में उसी चीज से रिलेटेड प्रीवियसली कोई केस स्टडी लिखा हो, तो इसको जैसे हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं रिसर्च के टर्म्स में, कि पहले हम लोग पिछला लिटरेचर रिव्यू करते हैं टू सी कोई गैप्स हैं क्या, उन गैप्स पे हम काम कर सकते हैं क्या, लाइक आर दोज गैप्स जो हम अपने रिसर्च में कवर कर सके। तो सिमिलरली जब आप एक केस स्टडी लिखना चाहते हैं, तो वी डोंट वांट कि सिमिलर केस स्टडी हम लिखते रहें, राइट? किसी ने ऑलरेडी लिख दिया है, हम फिर वही चीजें लिख रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी डू इज हम प्रीवियस केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करें, उन्हें पढ़ें और समझें कि उन केस स्टडीज में क्या गैप्स थी जो हम अब कवर कर सकते हैं while we are reporting a new case study, correct? Then ये तो आप लोग मुझसे और भी ज्यादा बेटर समझते होंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स। अभी हम लोग इसमें इफ वी लुक एट द डिफरेंट मेथड्स, देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। एक आपके सर्वेज हैं जो आप लोग काफी बनाते भी होंगे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वांटिफाइबल डेटा, बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? पीआरए वगैरह भी आप लोग यूज करते होंगे, रिसोर्स रिसोर्स मैपिंग हो गया आपका, टाइमलाइन एनालिसिस हो गया, और प्रॉब्लम रैंकिंग हो गई, एंड फोकस ग्रुप डिस्कशंस व्हेन वी हैव अ लार्जर ऑडियंस, एक ज्यादा लोगों को बिठा के हम मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किए भी होंगे, इनको समझा भी होगा, और पर ये बहुत क्रूशियल टूल्स हैं जो आपके केस स्टडी में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपके इंटरनल अगर कुछ सर्वेज वगैरह हो रहे हैं, तो उन सर्वेज को एज डेटा पॉइंट्स आप लोग लेके इन योर केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? उन डेटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम लोग कल करेंगे, बट दीज आर द वेरियस मेथड्स जो आप लोग यूज कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। वील एक्चुअली टेक अ आई विल पॉज हियर, क्योंकि हम इसके बाद वील गेट इनटू द की एलिमेंट्स ऑफ केस स्टडी राइटिंग। तो यहाँ अभी तक डिड एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ पूछना चाहेगा?
Okay. Hi, Aishwarya. This is Prachi and Aniket. We have joined from the same system. So this is really a good presentation and on very important topic because this is something what we are dealing on regular basis. My one question to you is, you mentioned about how you include the evidences into the case studies, right? In the initial part of your presentation. So and then how you discuss those with the माने different stakeholders के साथ आप कैसे कर रहे हो? तो मुझे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना था what are the ways in which you do it? Because we are already collecting that data in terms of survey or whatever FGD or the other tools what we're using. But when you put it, it will be like, can you give highlight some examples wherein you put those evidences what you were mentioning in the case studies to put it in better way? That is something which I want to ask. Right. So evidence can be, जैसे आपने मेंशन किया कि सर्वेज, राइट, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, सो यू हैव प्रोबेबली सर्वेड 100 पीपल एंड यू फाउंड आउट सम डेटा पॉइंट्स, राइट. और एविडेंस हो सकते हैं फोटोग्राफ्स, वीडियोस. सो फोटोग्राफ्स आर तो वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट इनटू अ केस स्टडी, बट व्हेन वी हैव डेटा पॉइंट्स, हमने सर्वे किया है, हमें कुछ डेटा निकल के आया है, इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट, तो उस डेटा को हम कैसे सिंपल करेंगे, समथिंग दैट वील टॉक अबाउट टुमारो. But generally, in a line, we can mention that our organization or whatever organization conducted a survey, right, with XYZ people, and we found this. It's okay to add that. Or agar aapka organization allow karta hai, if there's a hyperlink to a Excel sheet that has the quantifiable data, and if it's okay to maintain that transparency, आप उसे भी include कर सकते हैं. अदर एविडेंसेस कुड बी, अगर आपने इसी सर्वे में कुछ सवाल किए हैं लोगों से एंड पीपल हैव गिवन सम आंसर्स, लाइक क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज जो हैं, उन्हें हम एज कोट्स यूज कर सकते हैं, करेक्ट. उन्हें हम एज कोट्स यूज कर सकते हैं इनटू दिस, एंड then that evidence can be incorporated, correct. So these are the multiple various ways in which they can be incorporated. That's what I've been trying to say, that case studies को हम लोग कभी कभार बहुत टेक्निकल बना देते हैं, but in evidences को जब हम थोड़ा creatively as data points या as just a sentence mentioning that this has happened करके include कर दे, it won't be a problem. I see Vanita. Vanita, you can unmute and ask. Hi. Hi. So my question is, like you have mentioned that कि हमें जो secondary data है या फिर reports है वो use करना चाहिए while writing the case story. तो मुझे एक थोड़ा सा सवाल है कि अगर हम secondary data को अगर use करते हैं तो क्या प्राइमरी डाटा का उसका जो अपना एक वॉइस है वो रिड्यूस नहीं होगा क्या, या फिर how it is much important for the as a professional, how it is important, so can you just means उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. बिल्कुल. सो हम लोग कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू यूज द टर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन, राइट. जो इंफॉर्मेशन है उसे Triangulation. कोरोबोरेट करना, करेक्ट. आपको एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है, राइट. आप कुछ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हम्म. पढ़ रहे हैं, देयर ऑलवेज बी एन ओवरलैप एट सम हम्म. पॉइंट, करेक्ट, कि देयर इज अ हम्म. मैच, Yeah. है ना. इफ देयर इज अ मैच, हम्म. इट हम्म. एड्स टू व्हाट यू फाउंड. If there's not a match, it tells you the gaps, correct. So कुछ केस स्टडीज में इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी से कि देयर वर ऑल्सो दीज गैप्स, लाइक हम लोग ऐसे सेंटेंस शुरू करते हैं ना, हाउएवर दिस हम्म. हैज ऑल्सो हैपेंड, करेक्ट. हाउएवर हम्म. दिस ऑल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी चीज यूनिवर्सली हर जगह सही हो वो जरूरी भी नहीं है. सो वेन यू गेट कॉन्ट्राडिक्शंस, इट्स नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है. क्योंकि आप खुद ही समझिए, सॉइल, हर सॉइल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, राइट. क्लेई सॉइल डिफरेंट होता है, दूसरा सॉइल डिफरेंट होता है, उन सॉइल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, उन सॉइल्स पे क्रॉप्स डिफरेंट ग्रो करते हैं. जोग्राफिक लोकेशन चेंज हो जाता है तो कुछ चीजों की क्रेडेंशियल्स वैसे ही चेंज हो जाती है, करेक्ट. सो इट इज ओके एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन कॉन्ट्राडिक्शंस को इंक्लूड करें, इनकॉर्पोरेट करें इनटू द केस स्टडीज. सो बट
you have to do it creatively. You don't have to do it ki wo, in a tone that we are challenging whatever has been told, but instead we do it in a tone that we are saying that this, while all of this exists, there's also a possibility that the other thing exists, right? बट उससे प्राइमरी डाटा का जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस नहीं होगा क्या? आप क्या लगता है, मतलब I don't think so. प्रोफेशनली इसको कितना इम्पोर्टेंट है? I don't think so कि primary जो data आप collect कर रहे हैं from the ground through interviews and through field interviews and interactions, वो we don't have to subdue their voices. हम उनके voices को दबा के कुछ और important है वैसा नहीं बता रहे हैं. We're not telling that. तो या सो वो वही मैं कह रही हूँ कि वी हैव टू वेरी क्रिएटिवली मैनेज कि this exists, but there's also possibility of this that exists, the other part of it, right? If there is something very contradictory that you're finding out, correct? So changes, कुछ चीजें इवॉल्व होना, कुछ चीजें चेंज होना, वो तो होते ही रहेंगे ना, मतलब that is inevitable. Yes, yes. That will keep happening, right? तो ये contradictions Yes. आना भी inevitable है, मतलब वो contradictions भी कहीं ना कहीं आएंगे ही. So you can wisely choose also the kind of research or study that you're placing in point. तो हम लोग जब भी even in like news business में हम लोग अगर कभी कोई article लिखते हैं तो उन articles में हम लोग mention करते हैं that these are the challenges, right? कि there's an expert that also says कि ये हम कर तो रहे हैं, we are building this environment या whatever we are doing, but there are also these challenges. ऐसा. Thank you. Aishwarya, there is one more question. So see, what I have majorly observed is, जो भी case studies generally हम लिखते हैं, they are very monotonous in tone. माने there are generally field observations, few photos, and then थोड़ा सा data related to costing of it, and there is limited background. So see, where I think I'm stuck up is कि how you value add on it, because majorly the structure is monotonous and you see the flow, what I just briefly explained to you. Right. In general. So how we can improvise on that bit, because that is something I think are the major cases. Right. So breaking the monotony, wo kal when we get into the advanced part of storytelling techniques, so I will be taking up those ki so I recently did a data fellowship project और उसमें हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि 80% of land is this and 20% is this and all of that. We try to break it down to say कि the amount of water being extracted for a single crop is equal to a Olympic swimming pool ka size. So when you analyze it that way, it's easier for the reader to understand. It breaks the monotony, right? तो these are some tricks जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जो हम लोग कल करने वाले हैं, तो उसमें we'll discuss कि how do we incorporate these techniques into the writing so that the writing becomes more creative and interactive for people to read. मतलब कोई लेमैन भी अगर पढ़ना चाहे तो वो एक पैराग्राफ के बियॉन्ड जाए like to the next, correct? So we'll get into that tomorrow in detail, of course. So we'll do that for sure. Okay. So okay, so I think we'll move on with our presentation. I don't see any hands up. ये मेरी फेवरेट स्लाइड है क्योंकि ये this is also the basis of the journalistic writing that I do. हम कैसे एक स्टोरी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. सो जब भी आपको एक केस स्टडी लिखना हो, ये बहुत सिंपल सा it's a very simple thing to see and understand. पर इसे अगर आप अपनी डेली राइटिंग प्रैक्टिस में ढाल लेंगे तो आपकी केस स्टडीज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी, राइट? तो आप पहले फोकस कर सकते हैं ऑन 4 थिंग्स, करेक्ट? आपके पास एक टॉपिक आया है, आप 4 चीजों पे फोकस कर सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? समस्या क्या है? उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, राइट? इस समस्या का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट, करेक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम हो सकती है कि मिट्टी, सॉइल हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है, राइट?
वो पंजाब में कहते हैं डाकर और रेतीली मिट्टी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी मिट्टी डाकर मिट्टी होती जा रही है, पहले रेतीली थी। दैट्स अ प्रॉब्लम कि उनका उनका जो सॉइल है वो नॉन पोरस होता जा रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट जनरली आपके फार्मर्स पे होता है, राइट? क्या उनका क्रॉप यील्ड कम हो रहा है? क्या उनका वाटर इनपुट बढ़ रहा है? लाइक what is the impact that is happening? It can go beyond just what is happening on the field. It can be उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट है, राइट? देन आप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। मेरा जो प्रॉब्लम पंजाब में था उसका बहुत सीधा सा कॉज था मोनोक्रॉपिंग, करेक्ट? मोनोक्रॉपिंग ऑफ वेरी फिक्स्ड क्रॉप्स जिन्हें हम वाटर इंटेंसिव कहते हैं, या ऐसे ऐसे क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं, राइट? फिर आप देखते हैं सोल्यूशन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं to diversify, right? Or to grow crops which are not as water intensive, correct? तो जब आप अपने केस स्टडी को, आपके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ये केस स्टडी लिखना है, आप उस केस स्टडी को बैठ के इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, तो व्हाट आल्सो हैपेंस इज आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट? प्रॉब्लम के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी है क्या, राइट? किस स्टेक होल्डर से बात करनी है फॉर दिस। जब आप इम्पैक्ट देखेंगे तो डायरेक्टली आपके फार्मर हो गया, या फार्मर फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गया, पूरा गांव हो गया, करेक्ट? तो ये आपके वो स्टेक होल्डर्स हो गए जिनसे आपको बात करनी है। कॉज में आप देखेंगे कि प्रॉबेबली वो स्टेक होल्डर्स होंगे जो थोड़े अथॉरिटी लेवल पे हो, करेक्ट? दे कुड बी द वंस जो अकाउंटेबल हो बेसिकली। एंड सोल्यूशन में अगेन, अगर आपने कोई इंटरवेंशन किया है तो द सोल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम यू, राइट? सो जब आप एक केस स्टडी के आइडिया को ही इस तरीके से डाल देंगे तो इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स यू हैव टू स्पीक टू, एंड इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपको किस तरीके से इसे स्ट्रक्चर करना है। आप जब इसे डाल देंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि व्हाट इज द बिगर थिंग। क्या सोल्यूशन बिगर है, प्रॉब्लम बिगर है, या इम्पैक्ट बिगर है, या उसका जो कॉज है वो बिगर है? तो यू वुड नो कि हमें इस केस स्टडी को स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्लेस कैसे करना है, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट गो फर्स्ट, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट गो लेटर, राइट? सेकेंडली, हम लोग कहते हैं W's एंड H पूछना चाहिए जब भी आप कोई आर्टिकल लिखे। आपको पूछना चाहिए व्हाट, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, राइट? ये बेसिक है, आप पूछेंगे ही। उस इंसान के बारे में पूछेंगे, जगह कौन से गांव से है पूछेंगे, राइट? उसने अगर कुछ किया है तो वो क्यों किया है पूछेंगे, कैसे किया है पूछेंगे। ऑल ऑफ दिस इज देयर, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क सो व्हाट। आपको ये भी पूछना बहुत जरूरी है, तो क्या, राइट? तो एज समबडी जो डेवलपमेंट सेक्टर से आ रहे हैं, या जो लोग एक लार्जर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो क्या। तो अगर आप जैसे जो मोनोटनी ब्रेक करने की भी अभी बात हुई थी, पूछा गया, तो अगर आप वो मोनोटनी भी ब्रेक करना चाहते हैं ना, व्हेन इट्स जस्ट या दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, बट इफ यू ऐड दिस एलिमेंट ऑफ सो व्हाट, इट एड्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू योर केस स्टडी, राइट? तो ये बेसिकली मेरा फेवरेट स्लाइड इसलिए है क्योंकि मैं इसी तरीके से फंक्शन करती हूँ, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी इम्प्रूव माई ओन राइटिंग। मेरी राइटिंग अगर मैं खुद ही एनालाइज करती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, थोड़ा और नुआंस्ड हो गया है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ आया है, क्योंकि मैं अब इस स्ट्रक्चर में काम करने लगी हूँ। तो हो सकता है समय वमय का भी अभाव थोड़ा हो, या उतना टाइम ना मिले, बट अगर आप कर सकें फॉर इवन वन केस स्टडी, तो ये पैटर्न प्लीज ट्राई कीजिए। इट इज लाइक अ गारंटीड it will yield good results for you in terms of structuring a case study well, and delivering a message that we need to, right? Okay. अब हम आ जाते हैं की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्टडी, बट बिफोर दैट, पिक्स में और इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड? जस्ट वन स्लाइड। नो क्वेश्चंस? Okay. Okay, let me continue then. आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर टाइटल।
जो थोड़ा क्लियर भी होना चाहिए और एंगेजिंग भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हेडलाइन मिसलीडिंग थी, तो आपने अगर टाइटल ही कुछ ऐसा दिया है कि इंसान को आगे पढ़ने का मन ही ना करे, तो योर केस स्टडी जस्ट एंड्स देयर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइटल बहुत स्पेसिफिक लिखें पर क्रिएटिव लिखें, राइट? तो इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। आप एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट चेंज और इम्प्रूवमेंट, एंड ऑलवेज कीप इट शॉर्ट। बहुत लंबे लंबे टाइटल्स आर वेरी बोरिंग, मतलब नोबडी वुड वांट टू रीड एंड एंगेज फर्दर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक छोटा सा टाइटल लिखें, बट it is very impactful for the readers, right? So, for example, farming in Rajasthan is a very broad topic. It can be like a booklet title, वो हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे case studies, right? But a good title could be From Barren Lands to Green Fields: How Natural Farming Revived in a Rajasthan Village, right? तो किस तरीके से एक बिल्कुल ही बंजर जमीन से हरियाली छा गई और कैसे नेचुरल फार्मिंग ने एक राजस्थान के गांव को रिवाइव किया है। तो इस तरीके से जब आपने आपने एक इम्पैक्ट भी दे दिया, आपने इसमें एक प्रॉब्लम भी दे दिया, राइट? और आपने एक एक्शन वर्ड भी यूज कर लिया है। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर टाइटल, करेक्ट? नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ है जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देता है, राइट? सो व्हाट इज द इशू, हम किस प्रॉब्लम के साथ यहाँ डील कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट? इट एक्सप्लेन्स इट्स रेलेवेंस इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी इशू है, जैसे हम कभी कभार माइग्रेशन की कहानियां लिखते हैं, तो माइग्रेशन in itself is a very big problem, but उस migration का एक broader context is also climate change, loss of livelihoods, right? Migration, so it's a loop. So it's very important कि आप ये सारे जो context है उसे बता पाए, right? To give more clarity on जो मैंने कहा so what, तो हम इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, correct? Then who is affected? Individuals affected है, पूरी community affected है, is it a gendered impact, तो या बच्चे affected है, like who is it and what is it? It's also very important कि आप वो mention करें, correct? And जो affect होता है लोगों पे या जो impact होता है, that is also in a hierarchical manner at times. तो हम वहां भी identify कर सकते हैं कि किस पे ये impact जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, right? जो problem है वो किसको सबसे ज्यादा affect कर रहा है. So you identify that core group, correct? So that becomes the focus of your case study, right? And what is the case study's objective? आप इस केस स्टडी के थ्रू क्या बताना चाहते हैं और कैसे बताना चाहते हैं, करेक्ट? नेक्स्ट, अ केस स्टडी या कोई भी आर्टिकल, इट्स इंपॉर्टेंट जब आप उसमें उनका लोकेशन, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बैकग्राउंड्स दे सके, राइट? टू कनेक्ट मोर विद द रीडर्स, जो मैंने पहले भी बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटे छोटे नुआंसेस कभी कभार हम मिस कर जाते हैं, बट एक इंसान की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? हाउ ओल्ड इज अ पर्सन, वो इंसान कितने एज का है, उस इंसान के घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, बिकॉज देन वी अंडरस्टैंड दैट यू नो थ्रू दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन, या वो खेती कर रहा है 1 एकड़ की जगह पे एंड ही हैज अ फैमिली ऑफ 7 to feed, राइट? वो इन इटसेल्फ बहुत सारी बातें बता देता है, करेक्ट? सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन योर केस स्टडी। तो आप जब जाएं तो बिल्कुल उनसे हर चीज विथ कंसेंट पूछें, वो चीजें बताना चाहते हैं क्या आपको, पहले दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर वो ये चीजें शेयर करना चाहते हैं तो आप उनसे ये सारी चीजें उनसे बात करें, राइट? वो कब से कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत छोटे से काम में लग जाते हैं बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, राइट? सो ऑल ऑफ दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो आप जोग्राफिक लोकेशन बता सकते हैं कि कौन से गांव, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री से हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, डेमोग्राफिक्स, करेक्ट? इनकम लेवल्स क्या हैं, ऑक्यूपेशन पैटर्न्स। कभी कभार इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि इनकी फैमिलीज में पहले लाइक इनके ग्रैंडफादर्स वो क्या काम किया करते थे, आर दे स्टिल सस्टेनिंग द सेम ऑक्यूपेशन और इज इट समथिंग डिफरेंट, राइट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आसपास के हो, एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, अगेन जो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हो या इंडिजिनियस फार्मिंग नॉलेजेस हो, वो सब कुछ आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जब आप ये चीजें ले आते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक इन अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, राइट? Located in a drought-prone area of Rajasthan, Khetpura village is historically dependent on rain-fed agriculture.
तो यहाँ बिल्कुल उजड़ा हुआ है राजस्थान में ये गांव, बट हिस्टोरिकली ही वो बारिश के समय जो खेती की जाती है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, राइट? With erratic monsoons and the high cost of chemical fertilizers, small-scale farmers were struggling to sustain their livelihoods. The transition to natural farming offered a promising solution to these challenges. तो इसमें हमने काफी चीजें एड्रेस की, right? We gave socio-economic factors, we gave the geographic locations, we gave environmental factors as well. कि वो लोग पहले कैसे करते थे और अब किन समस्याओं की वजह से वो प्रॉब्लम्स परसिस्ट की है, कंटिन्यू की है, और नेचुरल फार्मिंग में ट्रांजिशन जो हुआ है उसकी वजह से ये चैलेंजेस हमने एड्रेस किए। तो बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है, छोटा सा 4 लाइन का पैराग्राफ है, बट इट इज आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो इस तरीके से आप क्रिएटिवली इन फैक्टर्स को भी रोप इन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स पर्संस है जिनसे बात किया है, दे ऑल्सो बिकम की एलिमेंट्स टू योर केस स्टडी, राइट? आपके प्राइमरी बेनिफिशरीज हो गए जैसे फार्मर्स, विमेन, यूथ, लोकल कम्युनिटीज। आपकी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एनजीओ, सीएसओज एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, राइट? द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स या पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स जो है। अगेन आपके एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट हो गए, और आपके प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हो गए इफ नीडेड। सो इन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इन योर केस स्टडीज बाय एडिंग अ कोट और टू। इट गिव्स मोर कॉन्टेक्स्ट टू द केस स्टडी, राइट? तो हमने पहले बात की थी कि आप लोग इनसे किस तरीके से इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं। तो कभी कभार आप इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं फॉर योर ओन नॉलेज एनहांसमेंट, कि आप उस मुद्दे को और बेटर समझना चाहते हैं, बट अगर विद इन दैट टू आपको लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स है दैट विल एड कॉन्टेक्स्ट, तो आप उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? यू कैन इंक्लूड इट कि XYZ फ्रॉम सो एंड सो, उनका नाम है, फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन सेड इन डबल कोट्स उन्होंने ये बात कही है, करेक्ट? सो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन योर केस स्टडी। तो आपका केस स्टडी एक लेवल ऊपर हो जाता है बाय कोरोबरेटिंग व्हाट यू फाउंड, राइट? अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज की भी। तो जब आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं तो इट एड्स वैल्यू टू व्हाट you've written, करेक्ट? तो the stakeholders can be included as well. The challenges faced, ये सबसे important है of course, कि अगर हम लोग सपोज कोई इंटरवेंशन ही कर रहे हैं, अगर हम लोग एक जगह पे नेचुरल फार्मिंग ला रहे हैं, हम एक जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, एक जगह पे हमने कंपोस्टिंग इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हमने क्यों किया है, राइट? बट ये जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। इट डजंट ऑलवेज हैज टू बी प्रीमा फेसी व्हाट यू सी ऑन द ग्राउंड, जो आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि सॉइल डिग्रेडेड है, पानी कम है, बट देर आर ऑल्सो अदर थिंग्स जिन्हें आप थोड़ा प्रोब कर सकते हैं, राइट? यू कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं क्या, डेट बर्डन बढ़ गया है क्या, मार्केट प्राइसेस कम हुए हैं क्या, सोशल बैरियर्स, मतलब देयर कुड बी कि जो कम्युनिटी है वो अभी भी रेजिस्टेंट है टू चेंज, देयर समबडी हु हैज ब्रॉट अबाउट अ चेंज, बट द लार्जर कम्युनिटी इज स्टिल स्केप्टिकल, वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये चीज करना चाहता है क्या। इज देयर अ जेंडर बायस, राइट? तो ये सोशल बैरियर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी समथिंग वेरी टेंजिबल, जो आपके छूने से आपको लगे कि कुछ चेंज है या कुछ प्रॉब्लम है, बट इंटेंजिबल ऑल्सो, जो दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है, राइट? सो आई टेल यू एन एग्जाम्पल। अभी हमने NCNF की जो फेलोशिप्स भी किए थे उसमें एक स्टोरी थी अबाउट कश्मीर में वॉलनट फार्मिंग कम हो रही है, राइट? लॉट ऑफ फार्मर्स आर नॉट टेकिंग अप वॉलनट फार्मिंग। तो प्रीमा फेसी ये लग रहा है वॉलनट फार्मिंग कम हो रही है क्योंकि रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट इफ यू प्रोब फर्दर तो हमें पता चला कि ये इसलिए है क्योंकि इंडिया इज इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ वॉलनट्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट? तो क्योंकि हम लोग बाहर से कैलिफोर्नियन वॉलनट शायद इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम लोग बाहर से वॉलनट्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो लोकल वॉलनट्स जो वहां पे वो लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करते थे उसका डिमांड कम हो गया है, राइट? सो डिमांड कम हो गया एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू सेल इट एट द प्राइस दे कुड, राइट? वॉलनट्स जनरली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बट उन्हें वो प्राइस नहीं मिल रहा, सो व्हेन दे आर नॉट गेटिंग दैट प्राइस, वो ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे, तो दे आर स्विचिंग टू समथिंग एल्स, राइट? एंड व्हेन दे आर स्विचिंग टू समथिंग एल्स, दे आर प्रोबेबली स्विचिंग टू अनदर कैश क्रॉप या ऐसा कुछ जिसमें फर्टिलाइजर यूज हो सके। तो ऊपर से वन कुड जस्ट सी कि यार वॉलनट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, somebody is switching to other crops, but
व्हेन यू डिग इन डीपर, आपके पास उस चैलेंज का एक और लेयर आता है, राइट? एंड दीज लेयर्स, द अदर लेयर ऑफ दैट चैलेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So that will also help you add more context to the case study and आपको help करेगा कि आप उसे और ज़्यादा in depth ले जा सकें, correct? Rather than what anybody can write, आप इसको थोड़ा और एक step further जाके थोड़ा और in depth बना के और better लिख सकते हैं, correct? Next, of course, intervention approach is taken. क्या steps लिए गए हैं और क्या methodologies use हुई हैं, correct? What solution was introduced? आपका कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई नया टेक्निक, कोई पॉलिसी चेंज हुआ है क्या? किसने ये इनिशिएटिव लीड किया है, राइट? Was it the community itself? Was it your own organization? Was it a government agency or was it all of them, correct? What steps were involved? So it's very important कि आप उस steps को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा सके, क्योंकि फॉर एनी लेमैन, अगर सपोज मैं हूं कहीं, मुझे नहीं पता कि ये चीज, ये टेक्निक जो है वो कैसे काम आएगी, तो आपका केस स्टडी में उस तरीके का डेप्थ भी होना चाहिए कि ये जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसका मेथडोलॉजी क्या रहा है, राइट? एंड व्हाट रिसोर्सेज वर यूज्ड, वो आप ऑफ कोर्स जो भी कहा भी गया था कि वो ऑलरेडी हम लोग मेंशन करते ही हैं, ऑल ऑफ दैट इज मेंशन, बट उसे आप और बेटर तरीके से, नेवर शाई अवे फ्रॉम एक्सप्लेनिंग बेटर, ठीक है? आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पीस को बोरिंग बना रहे हैं, बट थोड़े हाँ कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसे थोड़ा और पैक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट अगर आप चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो जो भी दूसरा तीसरा इंसान उसे पढ़ रहा है उसे चीजें समझ आएगी, क्योंकि हर किसी को हर चीज तो पता नहीं है. मुझे भी बहुत सी चीजें नहीं पता, राइट? मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ. हम लोग इसे बोलते हैं डी जार्गनाइज ऑल्सो, कि हम लोग कभी कभार बहुत जार्गन्स भी यूज करते हैं. हमें लगता है कि हमने ये एक लिख दिया, एवरीबडी वुड नो. फूड सिक्योरिटी, आप सबको फूड सिक्योरिटी पता होगा. मुझे लगा था सबको फूड सिक्योरिटी पता होगा, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने लिखा कि दिस विल हेल्प इन फूड सिक्योरिटी. द एडिटर सेड व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. मेरे को लगा यार एडिटर इतने बड़े हैं, ये he's been an editor for so many years, इनको फूड सिक्योरिटी नहीं पता. But then he was like, if you know food security, I know food security, but ये articles जो लोग पढ़ रहे हैं probably उनमें से बहुतों को नहीं पता होगा food security. तो we had to change it to access to safe and healthy food, correct? तो food security दो शब्द हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार दो शब्दों में खत्म हो गया ना, बस समझ जाएंगे लोग, बट नहीं समझते लोग. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम वो जार्गन्स जो यूज करते हैं उन्हें हटा दें और थोड़ा और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि कोई 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी पढ़ रहा हो तो उसे समझ आ सके कि आप क्या बताना चाहते हैं, राइट? केस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट ये भी है ना, दैट वी ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द वर्क दैट वी डू, राइट? तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस भाषा में लिखें जो भाषा वो समझ पाते हो, या जिस भाषा को वो पढ़े तो वो ऑब्जर्व करे, मतलब उस चीज को ढाल ले अपने अंदर कि अरे यार दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, करेक्ट? एंड देन वी लुक एट रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट, राइट? आपने इंटरवेंशंस कर लिए, आपने प्रॉब्लम असेसमेंट कर लिया, एंड देन वी लुक एट कि उस इंटरवेंशन से कोई टैंजिबल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, करेक्ट? तो जैसे रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट, कभी कभार हम लोग बहुत वेगली ये लिख देते हैं, कोई हमसे कह देता है कि ये इतना रिड्यूस हो गया है, वो उतना रिड्यूस हो गया है, बट अगर आपके पास एक्सेस हो एंड ऑप्शन हो to analyze some data to verify the facts, please do it. क्योंकि in all honesty हम भी ऐसे कभी बोल सकते हैं बारिश देख के, यार बारिश पहले बहुत होती थी, अब 10% ही होती है, बट एक्चुअली 10% होती है क्या? 10% इज समथिंग जो मैंने बोल दिया, राइट? किसी और के लिए शायद 20% होती होगी. तो हमारे पास अगर उस चीज को वेरीफाई करने के लिए कोई डेटा है इन द पब्लिक डोमेन, गवर्नमेंट डेटा है या कोई भी और डेटा है जो प्रॉबेबली हो सकता है कि बहुत ही हाइपर लोकल चीज ना बता रहा हो, बट उसी इशू पे, उसी मुद्दे पे थोड़ा सा zoomed आउट वर्जन बता रहा हो, थोड़ा सा zoomed आउट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो वी शुड ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल, राइट? मैंने आपसे कहा आप हाइपरलिंक कर सकते हैं, आप उसको क्रेडिट करके वो डेटा यूज कर सकते हैं. सो व्हेन यू डू दैट इट एड्स क्रेडिबिलिटी. हम लोग जब भी कोई प्रेजेंटेशन करते हैं और अगर हम कोई डेटा लिखते हैं, वी ऑलवेज गिव द सोर्स, राइट? क्योंकि इट्स नॉट अ डेटा दैट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं इतना सारा डेटा इकट्ठा कर सकूं, राइट? समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड समबडी एल्स, सिंस दे हैव डन इट,
we are using that data, we are giving you the source, so it is credible now, correct? तो अगर आपसे भी ये बातें वहां हो रही हैं, कोई कह रहा है, आप उन्हें या तो कोर्ट में लिख दें, राइट, कि इस इंसान ने ये चीज कही थी, तो उस तरीके से ऑल्सो वी से दैट इट इज दैट पर्सन हु इज सेइंग इट एंड नॉट अस, करेक्ट? हम नहीं कह रहे, ये इस फार्मर ने ये बात कही कि उसकी लाइफ में उसके लिए उसके खेत पे यील्ड इंप्रूव हुए हैं बाय 40% इज व्हाट इज हिज असेसमेंट। बट आपके पास एक लोकल लेवल, अगर ब्लॉक लेवल से या कहीं से आप ये डेटा ला सकते हैं, एग्रीकल्चर का डेटा ला सकते हैं 10 साल का, ये सब उनके पास होता है क्रॉप वाइज, मंथ वाइज, सीजन वाइज। तो अगर आप उसे एनालाइज कर पाए और इस बात को वेरीफाई कर पाए, तो एड अ लाइन बिलो दैट, राइट, टू वेरीफाई व्हाट हैज बीन टोल्ड। नेक्स्ट आपका हो जाता है क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, जो स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स से आते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन कम्युनिटी बिहेवियर। इफ मोर एंड मोर फार्मर्स, आप लोग कभी गए हैं एंड आपने 1 साल पहले देखा था कि देयर वर जस्ट 2 फार्मर्स जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के मेथड्स ले रहे थे, नाउ इट्स मोर देन दैट, उससे ज्यादा है अब, से देयर आर 10 or 15 of them. So this is a qualitative impact, right, that you observe and you find out, correct? Environmental benefits, अगर जैसे मैं आपको इसका उल्टा बताती हूँ, कोरापुट में I did a story and this was about mapping commons, correct? असर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे women को ट्रेन किया गया in forest dwelling communities to map their commons basically. तो commons मतलब जो भी रिसोर्सेज हर किसी के लिए अवेलेबल हो, राइट? तो उन्होंने मैप किया, उन्होंने व्हेन आई वेंट देयर, उन्होंने मुझे उनके मैप्स दिखाए, उन्होंने पूरे चार्ट्स बनाए हुए हैं टू शो कि किस तरीके से पहले दे वर टेलिंग मी कि यहाँ पे बहुत बढ़िया आम मिलते थे, सो आम मिलते थे और इतने पेड़ थे, इतने आम मिलते थे, अब द साइजेस हैव कम डाउन, ठीक है? सो इन देयर टीम दे हैव समबडी जो 90 इयर्स का है एंड समबडी जो 19 इयर्स का है, सो दैट्स द बैंडविड्थ, वो उस तरीके का पूरा ग्रुप है। एंड वो लोग वही बता रहे थे कि किस तरीके से पहले कुछ एनिमल्स थे जो उन्हें दिखते थे और अब वो नहीं दिखते, राइट? कुछ ट्यूबर्स थे विच दे यूज्ड टू कंज्यूम, तो उन ट्यूबर्स के नाम भी उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्यूबर्स मिलते थे और अब नहीं मिलते। सो दीज आर थ्रू स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स जो इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट दो, बट कहीं कहीं पे ये रिस्टोर भी हुआ है, राइट? वीव हर्ड स्टोरीज अबाउट किस तरीके से बैरन लैंड्स कन्वर्ट हुए हैं इनटू फॉरेस्ट्स, लाइक थ्राइविंग फॉरेस्ट्स, राइट? तो दीज आर क्वालिटेटिव इम्पैक्ट्स जो अगेन आजकल तो आप लोग उसे थ्रू मैपिंग भी समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट दीज आर थिंग्स जो आप लोग थ्रू अ फोकस ग्रुप डिस्कशन, थ्रू पीपल एंड द टेस्टिमनीज भी इंक्लूड कर सकते हैं इन योर एग्जाम्पल्स, राइट? एंड देन सोशल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल चेंजेस जो हमने बैरियर्स की बात की थी, राइट? इफ देयर इज अ जेंडर्ड बैरियर, are there more men who are participating in all the decision making processes, right? So now are women coming up, correct? If there are FPOs जो women led है, what is their role like, correct? So these are changes जो आप लोग ही observe कर सकते हैं और वो include कर सकते हैं in that. So हमेशा it doesn't have to be, I have seen कि बहुत सारे case studies are always about income enhancement, कि the income went up from this to this, right? But to the contrary, there is so much more that happens, correct? तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि income is just a part of it. There's another story that I did. It was a migration story, ठीक है? हमने migration पे काम किया था कि उड़ीसा के गंजाम से बहुत लोग सूरत जाते हैं, correct? They migrate to Surat for work in the textile industry mostly. तो वहाँ के the looms and all, they're not very conducive, बहुत अच्छे हालात नहीं है वहाँ. And there's also caste angle to it. So now what happened is a lot of people from the Dalit community have started migrating to Kerala. So on the outset, आप देखेंगे तो केरला में the remittance जो wages मिलते हैं वो ज्यादा है, okay? So the wages are more. तो वहाँ पे wages ज्यादा मिलते हैं, सूरत में wages कम मिलते हैं. So for somebody to just see इस तरीके से, one would know कि यार ठीक है, probably it is for the wage, कि केरला में wage ज्यादा है तो lot of people are going there and not going to Surat anymore. But this is like a quantitative thing, right? The numbers and the data. But when you get further deep down, you understand that there was a lot of caste-based discrimination that was happening in Surat, and which is why a lot of men from the Dalit communities have started moving southwards to Kerala. A lot of people from the upper caste have also started going to Kerala. But what has happened is, because Kerala में Dalit community members ज़्यादा है, उनकी संख्या, उनकी population ज़्यादा है,
तो they have become the community with more knowledge, right? तो they impart knowledge construction sites पे कैसे काम करना है, क्या करना है, and the people from the upper caste, because no, we all are aware कि untouchability और इन सब के issues रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं. तो सूरत में जो लोग उनके साथ नहीं बैठना चाहते थे या पानी का ग्लास नहीं शेयर करना चाहते थे, यहाँ केरला में they're more than willing to learn from them, right? So the dynamics have changed. This is a qualitative impact, correct? This is a social change that has happened. तो the idea is कि आप अपने set of सवाल से ज्यादा सवाल करें, correct? आप उनके साथ बैठ के थोड़ा और समय बिताएं और सवाल करें और जानें कि जो सुओ मोटो या स्टेटस को है उसके बियॉन्ड क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही, राइट? सो दीज विल एड द कलर टू योर स्टोरीज. जो मोनोटनी ब्रेक करने की भी बात हुई है, आप इन सब चीजों को जब हम लेते हैं और ज्यादा डिग करते हैं तो ये उस मोनोटनी को ब्रेक करके आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता है, राइट? एंड देन फाइनली आपके रहते हैं कंक्लूजन्स एंड लर्निंग्स, जो की टेकअवेज हैं इस पूरे स्टडी से, इस पूरे इंफॉर्मेशन पीस से, राइट? व्हाट वर्कड वेल. सो एवरीबडी वुड वांट टू नो कि क्या काम किया, राइट? क्या काम किया और प्रोबेबली क्या नहीं किया, एंड हाउ दोस चैलेंजेस कैन बी एड्रेस्ड. ऑलवेज द वे फॉरवर्ड, मतलब हो सकता है बहुत जगहों पे वो ना भी हो पॉसिबिलिटी कि आगे क्या, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट इफ देयर इज a scope of a recommendation or of a lesson कि हम इस चीज को कैसे address कर सकते हैं, we should always incorporate it. And all of this will also come from within the community, from experts, and through interactions with different stakeholders, right? I take a pause here. मैंने बहुत बात कर ली. Do we have any questions? Aniket? So, Yes. Aishwarya, you mentioned about about the stakeholders on that slide where you were mentioning about the fix, right? Problem, impact, Yeah. cause and solution. I didn't understood the part where you mentioned about the stakeholders. So, where do you? I mean, like I didn't got the clarity how you see the stakeholders, whether to define the problem or to the solution, or to see the impact. Yeah. I'll just take a sip of water once again. Yeah. So when you've identified your problem, impact, cause and solution, आप उसके basis पे अपने stakeholders कैसे identify करेंगे, right? So if there's an intervention or if there's a problem, like I'd mentioned तब भी कि suppose there's a water scarcity issue, right? तो impact में directly कौन हो सकता है, like just trying to understand it, आपके impact में आ जाएंगे आपके farmers or the community people, right? How is that water scarcity impacting them? So they become your stakeholders, correct? Cause में there could be some experts जिन्होंने उस area का water level या उसकी geography अच्छे से पढ़ी हो. There could also be people at policy making levels कि वहां पे अगर कभी पानी को लेके कोई intervention हुआ था कि नहीं, right? Did they make any interventions? If they didn't, why they didn't, right? So these are accountability questions which I don't think हर case study में जाता होगा उस तरीके से, but if there's a scope we can include it, right? Similarly, when we come to solutions, तो कभी अगर किसी community ने ही कुछ intervene किया है तो again those community members only become your solution. And वो solution कितना viable है, tangible है for replication in other places. Probably there could be an agriculturalist or somebody who understands a drought-prone area or who understands water, who's a water expert. तो उसे आंसर कर सकता है. तो व्हेन आई सेड स्टेकहोल्डर्स आई मेंट कि आप जब अपने प्रॉब्लम, इम्पैक्ट, कॉज और सॉल्यूशन के स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप एक छोटा सा और टेबल बना सकते हैं कि इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे जिनसे मैं बात करूंगी फॉर दिस, राइट? टू गेट मोर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट फॉर दिस.
So when you do that, it becomes easier to approach people also and gives you a little bit of more clarity. Did I answer your question? Yes, Aishwarya. Thank you. Thanks. I see Shweta, so Yeah, I want to note that you have said that keep we can write it in a more creative way. Like I also work on like soil degradation, right? So I just write a sentence that soil has been degraded because of excessive use of pesticides and insecticides. So how can I write it in a creative way? Like what creation can be applied to it? right. So इस सेंटेंस को तो तोड़ नहीं सकते because it's a very factual sentence, right? कि soil has degraded because of this use. So it's a very Yeah. straight sentence. But I'll give you an example. So Okay. a story that I worked on, like I mentioned. So I'll give me 1 minute. Let me read it out for you. ठीक है? 1 minute, हाँ? Yeah. Just 1 second. So I'm just reading it for you. ठीक है? Beyond the banks of the Tangri River in Haryana's Ambala district, paddy Okay. fields stretch far, lush and green, but they hide a troubling truth. The soil here, once soft and porous, has hardened into what locals called dakar mitti, that is hard clay that is unable to absorb water or replenish groundwater. Then there's a quote by somebody who says, the soil here no longer absorbs water and the groundwater refuses to rise. Okay? But almost 2 decades ago, this region used to have retili mitti, he said, sandy, water-soaking soil that sustained their livelihoods. I said the same thing that you said, right? Thoda lamba bola, but it's like an intro. Yeah. It's an intro of a story, but it gives you more context. But What I did, from where? I can't hear you, sorry. No, but it's yeah. Sorry. Please go ahead. Please go ahead. Do what? But I'm saying that we get such like good creative reports. So I'll tell you, this farmer that I spoke to, who finally told me कि locally इसको डाकर मिट्टी और रेतीली मिट्टी कहते हैं, is something. This was like the 50th farmer that I'd interviewed in the 3 days of my field trip. Okay, तो I had interviewed so many farmers. उन्होंने सबने मुझसे कुछ ना कुछ बताया. हर किसी ने मुझे पेस्टिसाइड यूज बताया, ये बताया, वो बताया, बट मुझे किसी ने ये नहीं बताया. सबने बताया, सबने बोला कि हाँ मिट्टी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है व्हाटएवर, बट नोबडी टोल्ड मी कि ये मिट्टी डाकर या रेतीली ऐसी हो रही है, राइट? सो दिस वाज लाइक द लास्ट फार्मर आई वाज स्पीकिंग टू, एंड ही हेल्ड दैट मिट्टी का, उसने ऐसा टुकड़ा पकड़ा और बोला कि ये बिल्कुल डाकर हो गई है. तो लाइक व्हाट इज डाकर? तो दिस हैपेंस व्हेन यू कीप क्वेश्चनिंग, उनसे सवाल करते जाओ. तो राइटिंग, दैट्स व्हाट, बहुत शुरू में मैंने ये बोला था कि गुड राइटिंग कम्स विद गुड लिसनिंग एंड गुड ऑब्जर्वेशन, राइट? So Yes. you need to know it internally, and these local parlance में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें are nuances which you can add to the case study, and it will help you make it a little more creative. Yes, the sentence you said वो बहुत straight sentence है, और कभी कभार वो वैसे तो वैसा ही जाना चाहिए, मतलब no debating that at all. But हाँ, if you can get these inputs, so these inputs you get when you sit with the farmers, you ask them, you just don't. If it's a community, मतलब एक कम्युनिटी इंटरवेंशन का और एक लार्जर पिक्चर का केस स्टडी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सके, राइट? वन पर्सन कैन नॉट कॉम्पेंसेट फॉर इट. Okay. Thank you. करेक्ट. मलय. Yeah. Thank you. थैंक यू श्वेता. गुड आफ्टरनून मैम. मेरे दो क्वेश्चन है एक्चुअली. एक तो ये
के जैसे काफी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिसमें स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन का अलग से कोई बंदा नहीं होता है, और जो भी प्रोग्राम मैनेजर होता है या कोई प्रोजेक्ट ओवरऑल लुक कर रहा है, उसी से हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा केस स्टडी डिटेलिंग करे और उसको केस स्टडी में कन्वर्ट करे। तो एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं बोलूँ कि मैं प्रोजेक्ट भी देखता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट देखता हूँ, और इवन मैंने रिसेंटली कुछ केस स्टडी के लिए ऐसे भी ट्राई किया था कि कुछ इनपुट्स बनाए और मैंने चैट जीटीपी में डाल दिए और मैं बोला कि एक केस स्टडी बना के दो। वो रेडीमेड कुछ राइटअप भी बन के आता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि मेरे को इन प्रैक्टिस लाना है कि मैं कुछ जैसे इंटरेक्शन की बात हुई, कुछ टाइम स्टैम्पिंग की बात हुई, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में साइड बाय साइड रखता हूँ तो मेरा एक इम्प्रूवमेंट भी होगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी फंडिंग वाले होते हैं, कई बार वो फील्ड से इतना जुड़े हुए भी नहीं होते हैं, और जैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दिया और बोलने लगे कि केस स्टडी ला के दो, केस स्टडी ला के दो। तो ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में क्या हम उनको दिखा सकते हैं कि दिस इज ऑल्दो द चेंजेस विल टेक टाइम, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ऐसी चीजें हुई हैं जिसको हम रख सकते हैं। तो ये मेरे दो क्वेश्चंस। राइट। तो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि आप डेली में क्या कर सकते हैं, तो मैंने आज भी और कल भी 2 स्लाइड्स रखे हैं ऑफ क्विक टिप्स जो हम डेली अपनी हैबिट्स में ले सकते हैं, विच आई शेयर आफ्टर दिस Q&A, जो आज का एक होगा और एक कल भी आई शेयर कि आप छोटी छोटी क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि वो डेली राइटिंग में आपकी मदद कर सके। तो जब हम न्यूज रूम में काम करते हैं हम दिन के 20-20, 30-30 कॉपीज फाइल किया करते थे, तो वो मैं कहीं और देख के फोन पे टाइप कर सकती हूँ, मतलब अब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है टाइपिंग की। सो बट अब मुझे अब राइटिंग कम्स नेचुरली, राइट? तो आप जब चैट जीपीटी पे भी फीड करते हैं, वी कैन एक्चुअली डू अ सेशन ऑन एआई सेपरेटली। हम कर सकते हैं कि चैट जीपीटी बहुत जेनेरिक चीजें दे देता है, राइट? आप उसको एक चीज बताएंगे, वो आपको भी वही देगा, मुझे भी वही देगा, 10 और लोगों को भी वही देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे प्रॉम्प्ट्स क्या दे रहे हैं, और वो प्रॉम्प्ट्स देने के लिए आपको अच्छा इंफॉर्मेशन उसे फीड करना पड़ेगा, राइट? तो आपने अगर अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से कर लिया है, इफ योर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड इज स्ट्रांग इनफ, तो उन चीजों को स्ट्रक्चर में लिख के कि दिस इज माई इंफॉर्मेशन और आपको क्या चाहिए, डू यू वांट योर केस स्टडी टू बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एन इंटरवेंशन, या आपको चाहिए कि आपका केस स्टडी एक प्रॉब्लम जो है ऑन ग्राउंड उसे एम्पलीफाई करे। तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देके आप अगर चैट जीपीटी को देंगे तो वो शायद आपको थोड़ा और बेटर स्ट्रक्चर्ड केस स्टडी बना के रिटर्न करेगा। बट इट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि आप ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि चैट जीपीटी जो कभी उस गांव गया ही नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं है वहां के लोगों का, मौसम का, वहां के इश्यूज का, वो उसे अगर बना के दे रहा है तो जो आपने ऑब्जर्व किया है आपके सेंसेस से, थ्रू योर आईज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग, वो आप उसे प्रॉपर हर चीज दे सकें तो वो उसे स्ट्रक्चर कर सकेगा। तो एआई को यूज करने के लिए भी थोड़ा हमें ही मेहनत करना पड़ता है, वरना एआई बहुत रिडंडेंट चीजें करता है। तो उसको प्रॉम्प्ट्स ठीक से देने के लिए वील हैव टू फीड इन अ बेटर वे। मलय जी सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक बार आप रिपीट, जस्ट अ कीवर्ड। सेकंड ये था कि कई बार शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में भी फंडर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि केस स्टडी ला के दो, जो कई Correct. बार ऐसा लग रहा हमको दिख रहा है कि इतना कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, या तो हम कैसे उसको कुछ बता पाए। करेक्ट 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 करेक्ट, राइट। सो मैंने भी एक्चुअली एक मुझे कहीं भेजा गया टू कवर अ स्टोरी, और वहां जो इंटरवेंशन था उसे 1 साल भी नहीं हुआ था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हम कुछ बहुत टैंजिबल उसमें ला सके, कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसकी वजह से ये हुआ है, राइट? अब वो लोग मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ न्यूट्रिशन लेवल्स बहुत कम है, बट
ना सॉइल टेस्टिंग हुई है टू सी कि सॉइल में कोई चेंज आया है क्या, ना ही बच्चों का कोई न्यूट्रिशन लेवल टेस्ट हुआ है टू सी कि बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल्स बढ़े हैं क्या. सो आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू से कि यार हाँ इस वजह से ये चीजें हुई हैं. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने थोड़ा सा उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की कि आज अगर हम ये इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसका लार्जर प्रॉब्लम क्या रहा है, राइट. तो वी लुक दैट, मैंने 10-20 साल का प्रॉब्लम बैठ के उनसे समझा कि पानी की वहां एक बहुत बड़ी समस्या रही है, फिर वहां चेक डैम्स बने हैं, उसके बाद जो आज हो पा रहा है वो हो पा रहा है, राइट. और उससे हो सकता है कुछ बहुत टैंजिबल ना निकला हो, बट उसमें एक छोटी सी चीज आई कुड आइडेंटिफाई आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. उसमें एक परिवार था जिसमें एक द मेल मेंबर जो था वो वहां से माइग्रेट करते थे टू वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एल्सवेयर, ठीक है. बट अब क्योंकि आफ्टर दे हैड देयर ओन किचन गार्डन और उन्होंने खुद वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने शुरू किए, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समबडी एल्स, अब वो वहां से वेजिटेबल्स लेके खुद बेच रहे थे, ठीक है. सो ही वाज मेकिंग एन अर्निंग एंड ही वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मतलब वो किसी और को आंसरेबल नहीं थे, वो खुद से मतलब इन अ वे एंटरप्रेन्योर हो गए, राइट. सो ये बहुत छोटा सा चेंज था, उनका इनकम लेवल भी बहुत मार्जिनली बढ़ा था, बट इट वाज अ सोशल चेंज दैट हैज हैपेंड, करेक्ट. द फैमिली वाज मोर कॉन्फिडेंट. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आई नो कुछ, लाइक आई मेंशन पहले भी, बहुत चीजें टैंजिबल होती है जो हमें दिख जाती है और फिर वो नहीं दिखती तो हम थोड़े अपसेट हो जाते हैं कि यार कैसे इसको, क्या करें इसको, हाउ डू वी राइट अबाउट इट. बट कुछ जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, थोड़े और क्वेश्चंस के थ्रू भी आप ढूंढ निकाल सकते हैं. तो इफ यू क्रैक दैट, तो आपका केस स्टडी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो यू हैव समथिंग टू प्रोवाइड टू से योर डोनर्स या जिनको भी वो चाहिए एकदम ही इमीडिएटली, राइट. Did I answer your question, Malaji? Yeah, ma'am. It's true that means we have to dive deeper Yes, yes. so we थोड़ा सा can और deep. capture something which is Yes. And yeah. there will be Thank you. something, मतलब ये छोटी सी सोशल चेंज होगा, बट इमेजिन वो अभी अगर सब्जियां खुद बेच रहे हैं तो वो आगे आने वाले 2-3 सालों में क्या क्या कर सकते हैं, राइट. तो वी गिव दैट Yes, होप, yes, वे फॉरवर्ड वाला होप. yes. Thank you. I see a lot of questions in the chat box also, so give me 1 minute. Someone from Sampark MP has raised hand. कौन जुड़ा है संपर्क से? एक बार हम ये ले लें क्या, फ्रॉम द चैट बॉक्स क्वेश्चंस ले लें क्या? I'm just going through sequence, तो वो काफी पहले. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, तो यू संपर्क से जो लोग जुड़े हैं, मतलब I guess we have to unmute them. I'll do it. Okay. I can see वनीता का हैंड अप एंड कल्पना भारद्वाज का हैंड अप. But ऐश्वर्या, स्लाइड्स अभी बची हैं क्या? और एक लास्ट ही स्लाइड है, मतलब there's nothing more. okay, great. Otherwise, I was thinking, okay. नहीं. So that's why I took the Q&A first. No issue, yeah. वनीता. है। हाँ, हेलो। जी. हाँ, मुझे एक्चुअली पूछना है कि अगर हम जैसे केस स्टोरी लिखते हैं तो एक तो हम दो तरीके से लिखना चाहते हैं. अगर सपोज हमको फर्स्ट पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, एज अ फर्स्ट पर्सन लिखना है, तो मुझे ये थोड़ा सा चैलेंजेस लगते हैं कि हम जो अदर स्टेक होल्डर्स है उनके जो ओपिनियन या फिर उनके थ्रू जो डाटा हुआ है उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें. ये एक चैलेंजेस मुझे हमेशा रहता है. तो आप इस पर क्या मतलब इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए. और अगर हम क्या, और एक दूसरा एक सवाल है कि क्या हमने केस स्टोरी थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए या फर्स्ट पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो क्या कौन सा वे ऑफ राइटिंग ज्यादा बेटर रहेगा एज अ प्रोफेशनल. सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट. फर्स्ट पर्सन से यू मीन एज इन यू, राइट? आप आई के हिसाब से ना? हाँ, मतलब फिर जो आई पर्सन है. हाँ, आई वनीता है या आई कोई बेनिफिशियरी है, मतलब? जो बेनिफिशियरी है, मतलब सपोज अगर ऐश्वर्या, सो आई एम राइटिंग अबाउट ऐश्वर्या बट व्हाट एवर शी हैज टॉक मुझे उन्होंने जो बोला है हम्म. वो मैं एज अ फर्स्ट पर्सन करके लिख रही हूँ, तो उस समय
तो जब आप फर्स्ट पर्सन लिखते हैं तो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज हैज टू बी अ वेरी पर्सनल शेयरिंग, राइट? हाँ या अंडरस्टैंड करें, जैसे अगर आप फील्ड पे जा रही हैं, आप एक हाँ अगर फील्ड पे हाँ काम कर रही हैं और आप एक लिख रही हैं, इट्स अ फील्ड नोट, हम उसे फील्ड नोट कहेंगे, करेक्ट? यस हम हाँ लोग हम लोग कभी पत्रकारिता में करके आते हैं जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स हम लोग कवर करते हैं, वी राइट फील्ड नोट्स कि मैंने हाँ हाँ पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया वहां, राइट? सो हाँ देन हाँ इट हाँ बिकम्स आई, हाँ इट्स अ पर्सनल अकाउंट। तो हम्म ये इस तरीके का केस स्टडी अगर बेनिफिशियरी लिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर हम लिख रहे हैं तो वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, राइट? तो इट्स तो ऑलवेज मतलब गुड, हाँ, क्योंकि हम उन्हें अपनी नजर से देख रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज अ हाँ थर्ड पर्सन, थर्ड राइट? तो पर्सन ओके हाँ, तो जो इमोशंस हम उस टेक्स्ट में डाल रहे हैं, जो इनपुट्स हम उस टेक्स्ट में डाल रहे हैं, somebody who's observing them, their lives, that intervention, the results, the impact, it is always delivered well, it's when it's in the third person. फर्स्ट पर्सन अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिटी में से कोई है जो एकदम जोरदार लिख सकता है और उनसे लिखवाएंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर वो हम सबसे बेटर लिख जाएंगे, क्योंकि उन पे जो बीती है या वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हु कैन बेटर एक्सप्लेन दैट देन देम, राइट? तो यस यस हाँ हाँ, तो फर्स्ट तो पर्सन शुड ऑलवेज बी द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग। मतलब हम अगर उसे फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं तो वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, इन माय ओपिनियन, डजंट गिव द राइट फील एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर अपने पास रिकॉर्डिंग है तो फिर क्या वो लिखना मतलब वो सही नहीं रहेगा, ऐसा आप कहना है यू कैन राइट? कोट देम, आप उन्हें कोट कर सकते हैं ना। आप कह सकते हैं कि जैसे वनीता जी यहाँ रहती, यहाँ की निवासी है, वो इतने सालों से सिर्फ धान ही उगा रही थी और अब शायद मिक्स क्रॉपिंग कर रही हैं, एंड देन आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वनीता जी का एक कोट आ जाएगा जिसमें उन्होंने बोला है, डबल कोट करके यूज करते हैं वो, कल आई टच अपॉन दैट टू कि किस तरीके से कोट्स यूज कर सकते हैं। तो वनीता जी ने ऐसा कहा, ऐसा, तो आप उसे डबल, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग को सिखाते थे बचपन में, तो हम लोग उसको डायरेक्ट स्पीच की तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट वी नीड टू ऑलवेज थिंक, मतलब थर्ड पर्सन के It's better कॉन्टेक्स्ट to में write in a third person because then you थर्ड can add a पर्सन। lot of context which is not them saying it, right? हम कह रहे हैं ऐसा। यस ओके थैंक यू। Kalpana, you want to go next? Hello, ma'am. Hello. Ma'am, in some case studies, like we talk to the farmers, mostly in plateau regions, they prefer palayan, especially during summer season. How we convince them to not and do your own here? I mean, what is the solution? या उस पे based क्या लिखे negative, positive क्या बोले उनको? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और आधी आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनजीओज आर वर्किंग ऑन दैट कि हम लोग लोकल सॉल्यूशंस ला सके ताकि माइग्रेशन ना हो, Yes, ma'am. राइट? जी माइग्रेशन हैज जी बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड केस स्टडीज में आप लोग जैसे यहाँ आई डोंट नो संपर्क से अगर कोई जुड़े हैं, मैंने एक स्टोरी उनके साथ करी थी फ्रॉम झाबुआ, जहाँ पे सीड बैंक के इंटरवेंशन की वजह से लॉट ऑफ पीपल कुड स्विच टू नेचुरल फार्मिंग। तो वो लोग, वो क्योंकि वो इंडिजिनियस सीड्स थे जो वो बचा रहे थे, तो उससे वो लोगों ने एनएफ की शुरुआत करी अपने अपने खेतों में, एंड उनका पलायन रुक गया। तो वी रोट दैट, तो आप इसे एज अ मॉडल आप दूसरों को डिसेमिनेट कर सकते हैं कि ये चीजें भी हो रही हैं, बट लाइक टू आस्क देम नॉट टू माइग्रेट एंड स्टॉप माइग्रेशन, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इन इटसेल्फ, क्योंकि उस पे उनका बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं ना, उनकी लाइवलीहुड, उनकी फैमिली की देखभाल और हर चीज। तो yes ma'am. हाँ हाँ, तो आप ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उन्हें लेके और एम्पलीफाई कर सकते हैं कि ये केस इन पॉइंट भी है, इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं जहाँ माइग्रेशन स्टॉप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। तो हम जितनी अच्छी स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज एम्पलीफाई कर पाएंगे, लोग उससे इंस्पायर हो पाएंगे कि हाँ, वो अपनी लाइफ में भी इन चीजों को रेप्लिकेट कर पाएंगे। सो प्रोबेबली दैट कुड बी वन वे। Okay, ma'am. Thank you. Aishwarya, can we take question in the chat box? सुरेंद्र जी के कुछ questions हैं। यस यस यस, Thank you. एक मिनट, आई ओपन। सुरेंद्र जी के हैं, हाँ, किसी सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी में भी, can we write impact on the case study which required scientific data like millets humble for all even for newborn child? सुरेंद्र जी आप यहाँ पे हैं क्या? अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे क्या?
मैंने एक पहले कहा था कि आप जब कोई भी डेटा या कुछ भी मेंशन करते हैं तो अगर हम उसे लिंक कर सके टू अ स्टडी और टू एनी अवेलेबल डेटा, इट्स ऑलवेज यूजफुल। तो आई रियली थिंक कि अगर हम लोग जैसे ये एक बड़ी चीज लिख रहे हैं या मिलेट्स को लेके अगर एक बात कह रहे हैं, तो इफ देर इज एनी अवेलेबल डेटा, अगर कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो उससे हम कोट कर सकते हैं। संपर्क से जुड़े हैं क्या सुरेंद्र जी? नहीं, मैं गुड अच्छा, आफ्टरनून सुरेश जी। मैम। हाँ, जी जी मैं जी जी वसंत जी। से, उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी जी। ये स्टोरी मैंने एक्चुअली हमारा यूट्यूब, सॉरी, यहाँ पे डाला था। तो ये मना किया मुझे कि ये साइंटिफिक डाटा नहीं होने से आप तो नहीं डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। इसके ऊपर फोटो वोटो डाला था। इसलिए जी मैं जी पूछ रहा हूँ कि ये अगर जैसे साइंटिफिक रिजल्ट होगा तो उसके ऊपर बेस होगा, तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं ये साइंटिफिक डाटा के ऊपर। जी। दो चीजें हैं, अगेन जो मैंने कहा था, ट्राइंगुलेशन एंड कोरोबोरेशन। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सी चीजें अनसाइंटिफिकली भी, आप सबको पता होगा कोविड के दौरान भी बहुत सा मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया था। तो प्रोबेबली जब आपको मना किया गया तो वो इसीलिए किया गया होगा कि देयर इज अ फियर कि कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल जाए और उस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं कोई कुछ गलत चीजें अडॉप्ट ना कर ले, राइट? तो जनरली हम लोग ये करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि वो शायद ऑन स्केल भी नहीं हो रहा, किसी एक इंसान के साथ ही हो रहा है और आपको डर लग रहा है कि यार एक ही इंसान के साथ हो रहा है, इट्स नॉट इवन, वो रेप्लिकेटेड भी नहीं है बहुत सारे लोगों के अंदर, तो क्या हम फिर भी ये बात कह सकते हैं? तो थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करना हेल्पफुल होता है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, काफी रिसर्च होता है और जरूरी नहीं है कि उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में वो रिसर्च हुआ हो। उसी चीज पे, उसी मुद्दे पे रिलेटेड रिसर्च इंडिया में कहीं हुआ हो, ग्लोबली कहीं हुआ हो, उसकी फाइंडिंग्स देखिए, क्या वो वही बात कह रहा है। और जब भी आप रिसर्च देखिए तो हमेशा आप बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कि उसी रिसर्च में क्या कोई गैप्स हैं, कोई लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम एड्रेस कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं, सॉरी हम नहीं, क्या वो कोई गैप्स लिमिटेशंस देख रहे हैं। फिर आप अगर इस बात को बोलेंगे तो देयर विल बी क्रेडिबिलिटी। तो हम लोग कभी भी कोई बात कह देते हैं बिना एविडेंस बैकिंग या किसी भी सपोर्ट के, राइट? तो आप ये चीज अगर किसी, कोई अगर डॉक्टर्स हैं या कोई सीनियर साइंटिस्ट हैं जो ये बातें कह रहे हैं, तो आप उनसे भी उनका कोट भी ले सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक साइंटिफिक पेपर हो या कोई बहुत ऐसा डेटा ही हो। दीज आर डिफरेंट सोर्सेज, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक सोर्स हो सकता है कोई सीनियर साइंटिस्ट, बट ऑलवेज ट्राई कि आप एक से ज्यादा लोगों से बात करें ताकि आप भी क्लियर हो कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं पब्लिक डोमेन में लार्जर ऑडियंस को बताना चाहता हूँ वो वैलिड है, सही है या नहीं। तो ये दिस इज अ प्रैक्टिस दैट वी आल्सो डू। हम कोई भी डेटा बस लिख नहीं सकते। मैं नहीं कह सकती कि इंडिया में, इंडिया के आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। इज देयर अ डेटा बैकिंग इट? क्या कोई भी डेटा है इंडिया में जंगल इतने कम हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं, कोई कह रहा है ये बात, मैं नहीं कह सकती क्योंकि आई एम नो अथॉरिटी टू से दैट, राइट? सो नहीं, इन्हें जब भी आप बैक कर देंगे विथ एविडेंस तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये स्टोरी था एक अर्ली बर्थ का चाइल्ड की, जो अपना मदर से उसको मिल्क सफिशिएंट नहीं मिल रहा था। तो हम्म। डॉक्टर सजेस्ट किया कि आप मिलेट्स के जाओ, वो जो बोलते हैं उड़ीसा में, मंड्या जाओ खाने के लिए बोले थे, वो प्रिस्क्राइब किए थे। वो खाने के बाद वो उसका 15 दिन के बाद उसका सफिशिएंट उसका उसको खाने के मिला, उसका मदर मिल्क। राइट। तो ये थोड़ा वो दूसरे लोग के साथ शेयर किया, तो वो स्टोरी हमने बनाया था उसका फोटो वोटो देके। लेकिन उन्होंने बताया कि मतलब बाद में इसका बोला गया कि ये रिसर्च का नहीं है, तो आप नहीं डाल सकते हैं, मतलब पब्लिश नहीं कर सकते हैं उनका। राइट, उसमें आप एक्चुअली ढूंढ सकते थे देयर हैज बीन एनी रिसर्च अराउंड मिलेट एंड अर्ली चाइल्ड केयर। मतलब इट डजंट हैव टू बी कि एकदम ही, मतलब थोड़ा सा इंटरलिंक्ड डेटा और इंटरलिंक्ड रिसर्च आल्सो हेल्प्स। तो वो थोड़ा थोड़ा सा क्रिएटिव होके भी ढूंढना पड़ेगा कि उसके इर्द गिर्द कुछ रिसर्च हुआ है क्या, जहां प्रोबेबली देयर इज अनदर रिसर्च बट उसकी फाइंडिंग्स में कहीं भी ये चीज मेंशन की गई है। तो उस तरीके से भी आप बैक कर सकते हैं, बट हाँ, ठीक ठीक, एविडेंस बैकिंग करेक्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सेकेंड मेरा था, जो कि हमने ये इसके बारे में बहुत सारे तो केस स्टडी लिखे हैं, लेकिन ये सारा अगर ब्रीफ करके लिखेंगे तो सारा स्टोरी में आता है। जो भी आपने बताया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्टेक होल्डर क्या है, इंटरवेंशन हमने क्या डाला,
हाँ जो भी हमारा था प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या चेंजेस हुआ। तो ये सारा डालेंगे और इसमें डालेंगे। तो दूसरी टाइप का है कि हमारा केस स्टडी जो कि हम कुछ डेवलपमेंट हुआ है, सोशली है, इकोनॉमिकली हो, कुछ भी डेवलपमेंट हुआ जो स्टेज में था उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो टाइप का केस स्टडी में ये सारा क्या जरूरी है कि इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, चैलेंजेस, ये सारा डालना जरूरी है। मैं राइट। आप मैं एक मिनट, एक सेकंड, मैं वैसे ही ये चीज लेता हूँ सिंपली कि छोटा सा चेंजेस हुआ है जो कि ये इंटरवेंशन के वजह से, बस ये केस स्टडी हम डाल सकते हैं ना, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है कि इंटरवेंशन हुआ है और ये चेंजेस आए, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर पीपल ना, जो सो व्हाट क्वेश्चंस थे ना, कि हम क्यों बात कर रहे हैं इस इंटरवेंशन का, इस एरिया में उस इंटरवेंशन की जरूरत क्यों थी, राइट? लाइक व्हाट वर पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, क्या लोग लोगों के हालात कैसे रहे हैं या क्या दिक्कतें रही हैं, तो ये क्यों जरूरी है, अगर आप वो एलिमेंट भी उसमें डालते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आपको छोटा सा ही केस स्टडी, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट केस स्टडी लिखना है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स। मतलब वरना मैं भी क्यों पढ़ूं, मैं कहा हाँ बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं, बट इसी जगह में वो इंटरवेंशन होना जरूरी क्यों था, वो एड्स वैल्यू टू द केस स्टडी, तो वो हमें बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। Okay, we'll move on to next. I can see Smritika. हेलो मैम। Hi. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एक केस स्टडी लिखते हैं, तो केस स्टडी मीन्स कि उस इंडिविजुअल पर्सन या कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन का एक इन डेप्थ स्टडी हम लिखने की या करने की कोशिश करते हैं। तो ये जिन पॉइंट वाइज आपने हम अभी बताया कि हमें किस किस पॉइंट्स को लेकर हमें लिखना है, तो ये कितना इन डेप्थ होना चाहिए? इट मीन्स कि ये कितना लॉन्ग हम लिख सकते हैं या कितना शॉर्टन लिख सकते हैं? जैसे मैं चाइल्ड लेबर्स के बारे में अगर लिख रही हूँ, तो मुझे किन किन एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए कितना शॉर्ट इसमें मुझे लिखना है, और इन डेप्थ अगर लिखनी चाहेंगे तो वो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मुझे किन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? राइट। सो ये मैंने आप जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट पिक्स, तब मैंने कहा था कि जब आप उस स्टेटमेंट्स को लिख देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा किस पे ज्यादा हावी हो रहा है, राइट? एंड सेकंड, देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? अभी आई कैन टेल यू दैट यू शुड राइट अ 2000 वर्ड केस स्टडी, बट व्हाट इफ योर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स जस्ट 1000 वर्ड्स, राइट? तो what we are talking about right now are very ideal situations, जो चीजें we have to incorporate. You can decide on how much space you want to give to each, right? Depending on, suppose आपको एक case study लिखना है for like say a fundraising thing, correct? And they probably want to know कि intervention कितना impactful रहा है, so they want more of the intervention part and the result part of it, so you focus more on that. तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी ऑल्सो यू डिसाइड कि किस कंपोनेंट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एंड कहाँ पे कंटेंट ज्यादा फिल करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नुआंसेस ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Okay ma'am, thank you so much. Can you unmute Sampark, like they want to ask something? हाँ हाँ, आई कैन नॉट सी संपर्क, अपना हैंड ये मिल गया मेरे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, संपर्क से बोल रहे थे। एक्चुअली जो आपने बताया था कि केस स्टडी के लिए 4H1 4W1H का जो फार्मूला होता है, अगर उसको हम करेंगे तो बेस्ट होगा, तो क्या हम इसको सीक्वेंस में कैसे रखेंगे या सबकी केस स्टडी के लिए अलग अलग होगा एज पर सिचुएशन? नहीं, 4W1H बेस्ट नहीं होगा, 4W1H प्लस सो व्हाट क्वेश्चन बेस्ट होगा, वो मेरा मतलब था। तो जी, तो उसमें एक्चुअली कोई सीक्वेंस, अगेन टू एम्फसाइज, वैसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये तो सवाल है जो हम करते हैं, राइट? जनरली द W's एंड द H, बट मेरा उसमें पॉइंट ये था कि आप ये भी पूछें तो क्या, क्योंकि हम लोग वो मिस कर जाते हैं बहुत बार कि सो व्हाट, हम ये क्यों, इसके बारे में हमें क्यों लिखना है, अभी किसी को पढ़ के इससे क्या फायदा होगा, मतलब क्यों जानना है किसी को इस चीज के बारे में? तो अगर आपने वो कंपोनेंट इंक्लूड कर दिया इन द केस स्टडी, सो
दैट हेल्प्स यू, राइट। और आपका स्ट्रक्चरिंग जो हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने वही आंसर किया था, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपका प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस स्टडी के लिए, उस केस स्टडी के रिक्वायरमेंट के लिए, आपका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉज इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास अभी 93 लोग हैं, हर कोई अगर 90 केस स्टडी भी मेरे पास आते हैं, हर किसी का एंड रिजल्ट मतलब केस स्टडी का जो व्हाई दे आर राइटिंग दिस केस स्टडी, वो इम्पोर्टेंट, वो डिफरेंट होगा, राइट। एवरीबडी विल हैव इट डिफरेंट। उस पे डिपेंड करेगा कि वो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आई नाउ मूव ऑन टू धवल अहीर। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो थैंक यू इस विषय के ऊपर ये सेमिनार आयोजन करने के लिए। एक्चुअली मेरा सवाल थोड़ा फॉर्मेट के संदर्भ में है। तो जब हम कोई केस स्टडी का फॉर्मेट सिलेक्शन करना होता है, तो जब फंडर बेस होता है तो वो तो तय होता है कि उसको किस फॉर्मेट में चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंट में, ऑडियो या विजुअल में। लेकिन जब हम केस स्टडी कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए बनाते हैं, तब ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो किस फॉर्मेट में हो। तो जब ये हमें डिसाइड करना हो कि हम इसको किस फॉर्मेट में बनाए, तो उसके लिए थोड़ी क्या चीजें हम ध्यान में रखें ताकि इसको और थोड़ा इम्पैक्टफुल बनाया जाए, और वो आज के संदर्भ में क्या कौन सी चीज थोड़ी महत्व की होगी, अगर ये बता पाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसमें धवल जी, कल हम लोग जो फर्स्ट सेशन, कल जब हम शुरुआत करेंगे विद स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, तो उसमें वील बेसिकली फोकस ऑन दिस कि हम जो कम्युनिटी के लिए लिखना चाहते हैं, अपने, मैं वही कह रही थी शुरू में कि हमारे आस पड़ोस के भी लोग पढ़ पाए, समझ पाए, कि थोड़ा क्रिएटिव हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, कि वो 2 लाइन के बियॉन्ड जाके पढ़ना चाहे कि और आगे क्या लिखा है, क्या हो रहा है धवल जी के साथ, तो दे वुड वांट टू रीड इट मोर, राइट। तो वो हम लोग कल टच करेंगे कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उस लेख को और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, तो ये हम इन डिटेल कल बात करेंगे आराम से। ओके, थैंक यू। ओके, सो Ashwara, Bichitra Biswal asked to unmute him, so can you do it please? Yes, you might have some question. मेरे को वो दिख नहीं रहा Chat box में है सर। या ओके। हेलो। या हाय विचित्र। या जी, मैं विचित्र बोल रहा हूँ लिविंग फार्म से। जी। एक्चुअली मुझे एक छोटा सा चीज पूछना था। कभी कभी हम देखते हैं कि केस स्टडी ऐसे लिखते हैं कि पहले सीधा जो है, जो चेंजेस है, इम्पैक्ट है, उसको लिख देते हैं। वो थोड़ा इंटरेस्ट को कैच करने के लिए, फिर बाद में जैसे न्यूज आइटम का होता है, लिखते हैं पूरा, लिख देते हैं पूरा इम्पैक्ट क्या है, फिर बाद में फ्लैशबैक में जाके उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप जो बोलते हैं कि WH, ये थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाता है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। इसमें आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपने इम्पैक्ट पहले लिख दिया है तो इसका मतलब द इम्पैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस स्टडी। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने समझ लिया है कि वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज में भी हम यही करते हैं, जो न्यूज मतलब क्या, जो सबसे रिसेंट हुआ हो ना, सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन, राइट। तो जो सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम उसे पहले लिखेंगे। क्राइम हो गया है 2 साल पहले, अभी कोई अरेस्ट हुआ है, तो हम कभी भी न्यूज स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं करेंगे कि 2 साल पहले ये क्राइम हुआ था। वील स्टार्ट विद कि सो एंड सो पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, क्योंकि वो सबसे न्यूजी एलिमेंट हो जाता है एक न्यूज का। इसी तरीके से केस स्टडी में अगर आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आप उसे मेंशन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि देयर इज अ फैमिली, जो पलायन की बात हुई है यहाँ, या इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हुई है, अगर वो चीजें प्रॉब्लमेटिक रही है कि किसी ने किसी की फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत इश्यूज रहे हैं उनकी फैमिलीज में, तो हम उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है, एंड इट विल वेरी फ्रॉम केस स्टडी टू केस स्टडी। तो इसीलिए जब आप पिक्स का टेबल बना लेंगे, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको टॉप पे लेके आना चाहिए। तो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि ये लिख दिया तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट ऑन द हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस, कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले आना चाहिए। द रीडर शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर हम उन्हें बाकी की चीजें बताएंगे। ओके,
सो आई डोंट सी एनी हैंड्स अप, तो मैं बस एक लास्ट एक सेकेंड, तो आज के हमारे पास क्विक टिप्स हैं, Q&A हमने पहले ही कर लिया है। ये कुछ क्विक टिप्स है। राइटिंग फॉर मी, बहुत लोगों को लगता है नेचुरली आता है, ऑफ कोर्स आता है, गुलजार साहब और हर कोई बहुत नेचुरली लिख पाते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग होते भी हैं, मैं भी ऐसी थी कि हम लोग नेचुरली नहीं लिख पाते, वो हमने बिल्ड किया है विथ प्रैक्टिस, राइट? तो राइटिंग आप प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, समझ सकते हैं इवेंचुअली, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, बट इम्प्रूव कर सकते हैं। और लिखना और पब्लिक स्पीकिंग 2 ऐसी चीज है जो आप तब अच्छा कर पाते हैं जब आपके पास एक अच्छा वोकैबुलरी हो, करेक्ट? क्योंकि मतलब मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, उड़िया आती है, 4 लैंग्वेजेस आती है, बट मैं बोल उस लैंग्वेज में सबसे अच्छा पाती हूँ जिसमें मैं सोच पाती हूँ, राइट? तो हर किसी का वैसे ही होता है, वी ऑल हैव कमांड ओवर वन लैंग्वेज जो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्टे है, करेक्ट? एंड व्हाई डज दैट हैपन? वो क्यों होता है? क्योंकि हमें उस लैंग्वेज में हर चीज के शब्द पता होते हैं, करेक्ट? तो आप लोग रोज मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो सकता है आप कोई भी नए 2 वर्ड सीख रहे हो, 1 वर्ड भी हो सकता है, 3 दिन में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि डेली हम क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक छोटा सा पॉकेट नोटबुक जैसा लें और उसमें वो वर्ड्स लिखें और उन्हें रिवाइज करें, और सिर्फ वर्ड्स लिखे नहीं, ये भी लिखें कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? सो जब आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, और नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में हो, आपके अपने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, तो आपकी वोकैबुलरी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी, आपका राइटिंग स्किल्स वैसे ही इंप्रूव होता जाएगा, करेक्ट? सेकंड है रीड करना। इफ यू हैव टू राइट वेल, यू हैव टू रीड वेल, ठीक है? तो पुरानी केस स्टडीज पढ़ना, उनके फॉर्मेट्स देखना, कुछ अच्छे लेखक हैं, अगर आपको लगता है कि जैसे हम लोग एज जर्नलिस्ट, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी स्टाइल समझने की कोशिश करते हैं कि वाई डू दे राइट दिस वे, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। पुरानी केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, बहुत पुरानी भी पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से केस स्टडीज अपने आप में इवॉल्व हुए हैं, व्हाट हैज चेंज्ड, टोनैलिटीज क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, तो कुछ चीजें तो आपको यूं पढ़ते हुए ही समझ आ जाएंगी। एक छोटी अगेन नोटबुक रखिए, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने, जो मैंने पहले कहा था कि ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो भी आपके आसपास हो रहे हैं उन्हें नोट करते रहिए, तो जब आप इन्हें नोट करते रहेंगे इट विल आल्सो हेल्प यू इंप्रूव योर ओन केस स्टडीज। और फाइनली आपका अगर जो ड्राफ्ट है, मैं कल तो हम शेयर करेंगे ईमेल आईडी जिसमें आप भेज सकते हैं, पर अपने पियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, या एआई टूल्स जैसे किसी ने चैट जीपीटी मेंशन किया था, तो उन सब के साथ भी ये शेयर करके समझ सकते हैं कि व्हाट इज इट जो ये मिस कर रहा है, इसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं क्या और कैसे कर सकते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। तो ये कुछ फाइनल क्विक टिप्स थे। कल हम लोग वील गेट इनटू द एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन एंड एवरीथिंग, जो थोड़ा और हेल्प करेगा। तो we can call it a day for today. Thank you everyone for joining. I hope मैंने बहुत सारा बोला, बट आप लोगों ने कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी सीखा और उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे into your case study writing. So कल हम लोग फिर 3 o'clock ही मिलेंगे। I'll generate a link and send it to everybody. आज हमने एक कम्युनिटी भी क्रिएट की थी व्हाट्सएप पे, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो you all can join the link tomorrow, and tomorrow we'll move ahead with the storytelling aspect of it. Thank you so much. Thank you for joining.